नमस्कार। आप लोगों की बहुत डिमांड पर 31 दिसंबर 2025 तक हमारा सीक्रेट ऑफ दशा कोर्स डिस्काउंटेड रेट्स पर अवेलेबल है। आप इसको अवेल कर सकते हैं। और हमारे 3 कोर्सेस पेस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी, प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी, भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। आप इनमें भी 9013798899 पर रजिस्टर कर सकते हैं। करूँगा मेनली, पर भी क्योंकि हमारा कोर्स दशा का है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। जो भी लोग प्रेडिक्शन करते हैं वो केवल एक दशा सिस्टम पर निर्भर ना रहे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि विंशोत्तरी दशा से ही प्रेडिक्शन होती है। आपको कम से कम एक या दो और दशा सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। और उसमें जो मैं एडवाइस करूंगा, आप योगिनी दशा और चर दशा को ऑलवेज यूटिलाइज करें जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में प्रेडिक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। उससे आपको क्या होगा, एक आसानी होगी, सिंप्लीफाई होगी। आपकी जो भी प्रेडिक्शन है वो कैसे सिंप्लीफाई होगी कि आपको विंशोत्तरी दशा सपोज समझ में नहीं आ रहा, नहीं आएगा 10 में से 5 बार क्या होने वाला है, तब हम क्या करेंगे, थोड़ा योगिनी दशा से देखने की कोशिश करेंगे तो वहां से कुछ समझ में आएगा। फिर हम चर दशा से देखने की कोशिश करेंगे तो वहां से कुछ समझ में आएगा। तो वो आपको विंशोत्तरी दशा को समझाने में हेल्प करेंगी, जो बाकी एडिशनल दशाओं को आप यूटिलाइज करेंगे। त्रिभागी दशा भी है, वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। स्थिर दशा है, वो यूटिलाइज कर सकते हो आप। और भी कई तरीके की दशाएं होती हैं आपकी। अस्त्रियोत्तरी दशा होती है, वो भी यूटिलाइज कर सकते हो, पर उसके लिए हम नहीं जाएंगे। मैं यहाँ पर इनिशियली आपको केवल विंशोत्तरी दशा पर बेस्ड बताऊंगा कि कैसे करना है। अब विंशोत्तरी दशा के 2 कंपोनेंट हैं, माइंड में बिठा लीजिए। 2 कंपोनेंट है। हम सबसे पहले भागते हैं कैसा रिजल्ट मिलेगा। वो अपना आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है कि क्या रिजल्ट मिलेगा। ना ये किसी से आप पूछो कभी भी, और ना अपने आप में वो करो। ये बहुत आगे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, क्या रिजल्ट मिलेगा। यदि क्या रिजल्ट मिलेगा हमने बता दिया तो हम एस्ट्रोलॉजर हो गए। उसके लिए जाने में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा। तो दशाओं में कोई भी प्लेनेट जब आपके फल या रिजल्ट देता है, अभी मैंने जब तक मैं बोल रहा हूँ तो म्यूट कर दिया है सभी को। और इसमें कोर्स में जनरली मैं म्यूट रखता हूँ, पर मैं दशा वाले कोर्स में म्यूट नहीं रखूंगा। सो इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने माइक्रोफोन म्यूट रखें। क्योंकि मैं एंड ऑफ द क्लास आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जो आपने सुनना है, बार बार कई बार सुनना है। क्योंकि बीच बीच में मैं कई ऐसी बातें कहूँगा जो आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेंगी, तो आपका वीडियो काम आएगा। तो आप थोड़ा अपना माइक्रोफोन वगैरह ऑफ रखें। अभी मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि शुरू की 5-10 मिनट 15 मिनट में आपकी वैसे ही लेने वाला हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा मीनिंग क्या है। तो देखिए क्या होगा, दशा के 2 कंपोनेंट होते हैं जब भी हम कोई भी रिजल्ट देखते हैं। पहला कंपोनेंट होता है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर दशा में किन किन भावों के रिजल्ट मिलेंगे। पहला काम यह है, और वो बहुत आसान है। दूसरा काम है वो बहुत डिफिकल्ट है कि कैसे मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे में हजारों चीज आती हैं, और उसके लिए आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, एप्लीकेबल होना पड़ेगा, अपना माइंड लगाना पड़ेगा। मैं आपको 20 चीजें बताऊंगा, तभी भी अल्टीमेटली जब तक आप सेल्फ माइंड नहीं लगाओगे तब तक कैसे रिजल्ट मिलेंगे के आंसर कोई भी नहीं बता सकता। क्योंकि इतना सिंपल होता तो फिर हम एक कंप्यूटर में डाल देते हैं और एआई के थ्रू आपको आसानी से दशाओं का इंटरप्रिटेशन हो जाता। तो एस्ट्रोलॉजी में एआई कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। उसका रीजन है यहाँ पे कोई एक जैसे नियम नहीं है। एक ही प्लेनेट आपकी अलग अलग सिचुएशंस में डिफरेंट टाइप के रिजल्ट देगा। तो जो हमारा पहला कंपोनेंट है जो आपको बहुत आसानी से आप सीख सकते हो और बहुत एक्यूरेटली आप बता सकते हो, वो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करिए कि आपका कौन से प्लेनेट की दशा है। उस दशा के अंदर आपको किन किन भावों के रिजल्ट मिलेंगे या प्लेनेट अपनी दशा में कौन कौन से रिजल्ट देता है। ठीक है, तो इनिशियली मैं इस क्लास में आपसे आप ही लोगों से स्टार्ट करूंगा। मैंने कहा इस क्लास में मैं पूरा कम्युनिकेटिव रखूंगा, इसको वन साइडेड नहीं रखूंगा। आप में से जो भी बताना चाहे, मैं एक चार्ट लगाऊंगा, आप में से कोई भी बताए कि कौन कौन से रिजल्ट एक प्लेनेट अपनी दशा में बेसिकली देता है, हम किस तरीके से देखते हैं और क्या क्या सीक्वेंस है। और ये सभी को आना चाहिए,
कि प्लेनेट कौन कौन से रिजल्ट देगा, दैट इज द मेन थिंग। कैसे देगा वो बाद में हम देखेंगे, उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी है आपको पहली 3-4 क्लास तक, कि कैसे देगा ना मेरे से पूछना है। मेरे से तो कभी भी नहीं पूछना कि कैसे रिजल्ट देगा, इसका आंसर मैं कभी भी नहीं करूंगा। आप एंड ऑफ क्लास में जरूर पूछना उससे पहले, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक वो मैसेज डाल देते हैं 5 में ये बैठा है, उसको ये देख रहा है, उसको वो देख रहा है, अब ये कैसे रिजल्ट देगा। ऐसे कभी भी प्रेडिक्शन नहीं होती। प्रेडिक्शन के लिए आपके पास सारी डिविजनल चार्ट अवेलेबल होनी चाहिए, पूरी कुंडली अवेलेबल होनी चाहिए, हर एक की डिग्रीज अवेलेबल होनी चाहिए। बगैर डिग्रीज के कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बगैर डिग्रीज के ना आपको कंजंक्शन पता चलेगा, ना एस्पेक्ट पता चलेगा, ना उसकी स्ट्रेंथ पता चलेगी प्लेनेट की। तो कभी भी ना इस तरीके से आप किसी से भी क्वेश्चन पूछें, ना अपने आप से उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। तो अभी अब मैं यहाँ पर बताऊंगा, इनिशियली मैं आपका अनम्यूट कर दूंगा अभी, और आपसे मैं पूछूंगा, आप में से जो भी बताना चाहे वो अपना हैंड रेज करे। और आप में से कई लोगों ने मेरे कोर्सेज भी किए हुए हैं, पहले भी किए हुए हैं, छोटे या बड़े दशा के। तो मैं अभी एक वो चार्ट शेयर कर रहा हूँ, और उसमें आपको सिंपली ये भर बताना है कि कौन सा प्लेनेट कौन से रिजल्ट देगा। ये मैंने एक कुंडली शेयर की है, आप सबको दिख गई होगी, तो मैं अनम्यूट कर रहा हूं। तो कुंडली से पहले ये आप में से बताइए आप कि हम रिजल्ट देखते कैसे हैं किसी भी प्लेनेट के। सपोज मरकरी की दशा चल रही है, तो आपको कौन कौन से रिजल्ट मरकरी की दशा के अंदर मिलेंगे, वो आप कैसे बताओगे। आप में से कोई भी आंसर कर सकता है। लॉर्डशिप मैं दिखा दूंगा यहाँ पर, अभी ये शेयर करूंगा मैं। हाँ, एंड्रीला मैम, और कोई भी बताना चाहे। बोलूं मैं? मैडम बताइए, इस चार्ट के अंदर मरकरी के रिजल्ट, बाकी सब लोग सीखिए। मैं आज की क्लास में केवल ये इसी चीज के लिए क्लास है। जो अभी जो आंसर नहीं कर रहा है उनसे मैं पूछूंगा, आंसर करना पड़ेगा। बताइए मरकरी किस किसके रिजल्ट देगा, बाकी सब म्यूट कर लें। थर्ड हाउस का देगा, नहीं, सोर्स होगा, जो भी रिजल्ट हाँ होगा सोर्स होगा थर्ड हाउस का। हाँ, आप रुकिए। देखिए मैम ने कहा है कि जो जहां पर प्लेनेट बैठा होता है वो सोर्स होता है। ठीक है, आप सब लोग इसे नोट कर लें जो न्यू है। जहां पर प्लेनेट बैठा होता है वो सोर्स होता है रिजल्ट का। मतलब आपको जहां के भी रिजल्ट देगा, मगर वो सोर्स वो बनेगा जो जिस भाव के अंदर प्लेनेट बैठा हुआ है फर्स्टली। अब ये मरकरी के ये सोर्स हुआ, मतलब तीसरे भाव, थर्ड हाउस विल बी द सोर्स ऑफ रिजल्ट ऑफ द मरकरी। तो थर्ड हाउस का आपको सिग्निफिकेशंस मालूम होने चाहिए, उसी के बेस पर आप बता पाएंगे कि मरकरी कौन से तरीके के रिजल्ट देगा, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। अब किन किन भावों के रिजल्ट देगा मैडम बताइए। अब 7th हाउस और कहाँ गया, और 10th हाउस का रिजल्ट देगा मेनली, क्योंकि उसके क्या बोलते हैं राशि है 7th हाउस में और 10th हाउस में है, और एस्पेक्ट्स जहां होगा उसका मींस नहीं, पूरा बताओ, आप 8th हाउस इसमें का देख भी। के बताओ, एक ऐसे मत बोलो। आप मुझे बताओ कि ये एस्पेक्ट कौन कर रहा है, कंजक्टेड कौन है, किन किन के रिजल्ट दे सकता है, या तो पहले स्टेप वाइज बताओ कि एक प्लेनेट। अच्छा अच्छा, तो 7th हाउस और 10th हाउस के रिजल्ट्स देगा, और 8th हाउस का भी रिजल्ट देगा, सन का भी रिजल्ट देगा, क्योंकि सन का भी कंजंक्शन है, तो एक मिनट, इसीलिए सन एक का मिनट भी रुक जाइए मैम, जरा 1 मिनट रुक जाइए जरा। छोड़ना दो। could be गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब, हाँ जी मैम बोलिए। एज हिसाब से देखना पड़ेगा, एज क्या होगा इनका, नहीं नहीं, इनका यंग एज ना, आप पहले यंग एज बताइए तो कि नहीं है। आप कोई भी प्लेनेट रिजल्ट इस कुंडली में हम देखना चाहते हैं, तो क्या स्टेप्स हैं रिजल्ट देखने के, कौन कौन से रिजल्ट देखेगा, देगा, वो आप स्टेप्स बताइए पहले। पहले तो सोर्स होगा जहां वो रहेगा, करेक्ट, वेर इट इज सिटिंग, फिर and then mainly the results will be where its rashis are sitting, that अब is in the अब 7th रुकिए house. मैम, अब रुकिए। अब और कोई बोल सकता है, और कोई बोलना चाहता है।
अमितेश जी, अमितेश जी आप वो रश्मि मैम आप बताइए हाँ सर। जी। सर प्लैनेट अपने नक्षत्र के भी रिजल्ट नहीं देगा। नहीं, आप विकास जी आप बताइए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी, जब प्लैनेट का दशा आएगा पहले तो अपना नेचुरल कारकत्व का रिजल्ट देगा, खास हाँ सेकेंड आएगा जो लॉर्डशिप का रिजल्ट देगा, जहां बेटा है उसका मतलब सोर्स बनेगा, वो सोर्स बनेगा। हाँ लॉर्डशिप का रिजल्ट देगा जहां बेटा है वहां सोर्स बनेगा, सेकेंडरी। फिर उसके साथ युति करने, युति प्लैनेट का वो रिजल्ट देगा, और जहां देख रहा है उसको भी एक्टिव करेगा गुरुजी। चलो। एक्सचेंज से उसका भी रिजल्ट हो सकता था, इधर एक्सचेंज नहीं सिंह है। जी आप बताइए। वही एक तो सोर्स जहाँ बैठा है वहाँ का फल देगा, अच्छे अपने नेचुरल कारकत का देगा, 7th का देगा, 10th का देगा, 9th हाउस का भी देगा, उसके साथ बैठा है। और उस पर दृष्टि आ रही है तो वो तो आगे बताएंगे, लेकिन ये मेनली ये देगा। आरती मैम आप बताइए। सो सैटर्न उसको एस्पेक्ट कर रहा है, एस्पेक्ट। सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है मरकरी को, और नहीं आप मुझे पहले सीक्वेंस बताओ। देखो आप उसको एरेटिक वे में कोई मत बताओ, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि आपको सिस्टम मालूम है या नहीं, किस तरीके से आप देखोगे। हम जिस तरीके से देख रहे हैं हम तो फिर कहीं किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे। आपने हमको एक सिस्टम बनाना है, सिस्टमेटिक बता सकता है आप में से कोई भी, वो हैंड रेज करे केवल। सबने सही सही बताया, सिस्टमेटिक थोड़ा विकास जी ने पहले बताया। सर सोर्स तो थर्ड हाउस ही बनेगा, करेक्ट। एंड 7th एंड 10th हाउस की लॉर्डशिप है, वहां के रिजल्ट देगा। रुक जाइए। और कोई किसी ने सर hand raise किया हुआ है? मैं ट्राई करूं सर। अमितेश जी बताइए। सो वो प्लैनेट सबसे पहले अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देगा, करेक्ट। नंबर 1। उसके बाद वो जहां बैठा है उसको सोर्स बना के जिन जिन भावों का वो लॉर्ड है उसका रिजल्ट देगा। ठीक है। तो जैसे इस वाले हाँ, उसके बाद किसी के साथ अगर कंजंक्शन या एक्सचेंज में हो तो उन प्लैनेट्स के भी वो रिजल्ट दे देगा। ओके। ये करेक्ट। बस इतना ही। माधुरी मैम, माधुरी मैम। हाँ जी सर, प्लैनेट सबसे पहले तो जहाँ प्लैनेट सिचुएटेड है, जहाँ बैठा है उस भाव के रिजल्ट देगा। फिर प्लैनेट की जहाँ जहाँ राशियां हैं उन भावों के रिजल्ट देगा। फिर प्लैनेट के जहाँ दृष्टि है और सूर्य के साथ है तो सूर्य का इन्फ्लुएंस होगा रिजल्ट देने में मरकरी को। जब मरकरी का दशा आएगी तो सूर्य का इन्फ्लुएंस होगा, जैसे भी सूर्य कुंडली में है, जितना बलवान है या उस अकॉर्डिंग सूर्य के इन्फ्लुएंस में आके रिजल्ट देगा। चलो ठीक है। और कोई वो कुछ बोलना चाहता है तो और कोई भी अपने ओपिनियन रख दे। अग्रवाल साहब आपने हैंड रेज किया हुआ था। जी सर, सर मैं कहना चाह रहा हूँ अधिकतर सभी लोगों ने सही बताया है। पहले सबसे पहले वो अपने कारकत्वों के रिजल्ट ही देगा, तो जहां बैठा है वो सोर्स के हिसाब से, और जो लॉर्डशिप्स है उसके रिजल्ट देगा। और जिनका आस्पेक्ट है इसमें, जैसे जुपिटर का भी है तो उससे भी इन्फ्लुएंस होगा, और सामने 9th हाउस के भी रिजल्ट देगा, 3rd के साथ साथ 7th और 10th हाउस के। ठीक है सर। अब देखिए आप लोगों ने सबने बताया है, आज के बाद जो आंसर करोगे मैं अब जो बता रहा हूँ उस हिसाब से आंसर करोगे। और इसे आप जैसे बोलते हैं ना गांठ बांधना, आप इसे सिंपली वे में गांठ बांध लीजिए। एरेटिक वे में नहीं बताना है, हम कुछ का कुछ बता रहे हैं, कुछ का कुछ बता रहे हैं। आपको बिल्कुल सीक्वेंस भी मैं जैसे बताऊंगा वैसे ध्यान रखनी है। और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बड़ी रेयर है, आपको ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होंगी। अपने टीचर से भी जाके पूछोगे तो वो भी इस सीक्वेंस में नहीं बताएगा, मगर ये बहुत ही वैसी सीक्वेंस है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये अर्लियर मैंने भी कोर्स में बताया था, मगर यहाँ पर अर्लियर मत मान के चलना इसको। मैं आगे इसको एक्सटेंड करूँगा किस तरीके से यूटिलाइज करना है। हमारे कोर्स का नाम है हाउ टू फाइंड एक्यूरेट रिजल्ट यूजिंग विंशोत्री दशा सिस्टम, इनोवेटिव दशा इंटरप्रिटेशन। मैंने इसको नाम दिया है क्योंकि मैंने इसको डेवलप किया है खुद इस मेथड को।
ठीक है। अब इसमें क्या है, हाउ दशा लॉर्ड डिलीवर्स रिजल्ट, इसको आप ध्यान रखिएगा कि दशा लॉर्ड रिजल्ट कैसे डिलीवर करता है। तो उसमें जो रिजल्ट डिलीवर करता है उसका पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यही सीक्वेंस याद रखनी है, इसको बदलना नहीं है, बिल्कुल भी इसमें चेंज नहीं करना है। इसे आप चाहे रट लीजिए चाहे लिख लीजिए। द सिग्निफिकेशंस ऑफ द भावा ऑक्यूपाइड बाय द दशा लॉर्ड इन D1 चार्ट बिकम्स द सोर्स ऑफ एन इवेंट। जहां पर भी प्लेनेट बैठा हुआ है, जिस भाव में बैठा हुआ है, वो इस इवेंट का सोर्स बनेगा। अब सोर्स को मैं समझाऊंगा, उसको समझने में टाइम लगता है कि जहां पर बैठा है वो इवेंट्स का सोर्स बनेगा। अब वो रिजल्ट कैसे देगा, द फॉलोइंग टाइप ऑफ इवेंट मे टेक प्लेस ड्यूरिंग द एमडी ऑफ प्लेनेट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैंने यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर भी लिखा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कहां से देगा, उससे कम कहां से देगा, उससे कम और कहां से देगा। तो जिस भाव में बैठा है वो बनेगा सोर्स ऑफ द इवेंट। मतलब क्या रिजल्ट मिलने हैं वो उस भाव के अधीन आकर वो देगा। और अधीन का मतलब भी समझा दूंगा मैं। सबसे पहले और सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट किसी की भी दशा में मिलते हैं उसके नेचुरल सिग्निफिकेशंस ऑफ दशा लॉर्ड। नेचुरल सिग्निफिकेशंस क्या होते हैं आप सबको पता होने चाहिए। जिसे नहीं पता है नेचुरल सिग्निफिकेशन, वो मुझे ग्रुप में मैसेज डालेगा, मैं उसको वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि प्लेनेट के नेचुरल सिग्निफिकेशंस क्या होते हैं। तो जैसे जुपिटर की महादशा आ गई तो जुपिटर का नेचुरल सिग्निफिकेशन आपको पुत्र कारक होता है, वो तो आपको पुत्र देगा। एजुकेशन का भी कारक होता है, आपको एजुकेशन भी दे सकता है। मान सम्मान का कारक है, मान सम्मान दे सकता है। एक्सपेंशन का कारक है तो एक्सपेंशन दे सकता है। वो आपके नेचुरली कुछ एक डिजीज का कारक है तो वो बीमारियां भी जुपिटर अपनी दशा में जब आएगी तो अपने नेचुरल कारक के रिजल्ट सबसे स्ट्रांगली देगा। मतलब जब भी किसी भी ग्रह की दशा आती है तो आप ये मानकर चलिए कि उसके नेचुरल कारक के रिजल्ट मिलते ही हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि शुक्र की दशा है तो संतान हो जाएगी, वो सॉरी शादी हो जाएगी, मैरिज क्यों हो जाएगी, क्योंकि शुक्र की दशा का मतलब भावों से कोई लेना देना नहीं, उसके सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट उसने अपने नेचुरल कारक के देने हैं। जुपिटर की दशा है तो आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जुपिटर संतान का कारक है। तो आप ये मानकर चलोगे कि वो नेचुरल कारक के सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है। दूसरा देता है, और यही सीक्वेंस याद रखनी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भावा ओन्ड बाई दशा लॉर्ड इन D1 चार्ट। मतलब लग्न कुंडली में वो जिन भावों का स्वामी है उन भावों के रिजल्ट सेकंड नंबर पर देगा। अभी कैसे देगा इस पर कोई भी बात नहीं करेगा, अभी हम केवल बात कर रहे हैं कहां कहां के रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। थर्ड वन, भावा ओन्ड बाई द प्लेनेट विच इज इन साइन एक्सचेंज विद द दशा लॉर्ड। तो साइन एक्सचेंज का मैंने वीडियो डाला था, उसको देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। तो अभी भी वो कल ही मैंने अपलोड किया था, तो यू कैन वॉच क्या होता है साइन एक्सचेंज का मतलब। तो जब साइन एक्सचेंज जिससे हो रखी है उसके भावों के भी रिजल्ट देगा वो प्लेनेट। जैसे जुपिटर का एक्सचेंज हो रखा है शनि के साथ, तो शनि के जो भाव हैं उनके भी रिजल्ट देगा, मगर खुद के रिजल्ट ज्यादा इंटेंसिटी से देगा, और जिससे एक्सचेंज है उसके रिजल्ट रिलेटिवली कम इंटेंसिटी से मिलेंगे। और चौथा, भावास ओन्ड बाय द प्लेनेट इन कंजंक्शन विद और रिसीविंग एस्पेक्ट फ्रॉम विद इन इट्स ऑर्बिट। मतलब जिनके साथ वो कंजक्टेड है उन भावों के रिजल्ट भी आपको मिलने वाले हैं, और जिन जो उसे एस्पेक्ट कर रहे हैं विद इन ऑर्बिट उनके रिजल्ट भी आपको मिलने वाले हैं। विद इन ऑर्बिट का मैं मतलब बता देता हूं रफली। आप ये मानकर चलें कि कंजंक्शन और एस्पेक्ट हमेशा नहीं होता। कंजंक्शन और एस्पेक्ट में एक लिमिट होती है, वहीं तक आप कंजंक्शन और एस्पेक्ट मानकर चलोगे। उससे ज़्यादा यदि दूरी पर कोई भी प्लेनेट आपका बैठा हुआ है तो उसको आप ना ही कंजंक्शन मानोगे ना ही उसको आप एस्पेक्ट मानकर चलोगे। तो चलो कंजंक्शन और एस्पेक्ट की बाद में बात करूंगा मैं। तो यहां पर देखिए क्या है, ये एक रेंज है, ट्रेडिशनली प्लेनेटरी ऑर्बिट है जिसको हम दीप्तांशा रेंज बोलते हैं। दीप्तांशा रेंज सभी प्लेनेट की अलग अलग होती है। सूर्य की जो दीप्तांशा रेंज है वो 15 डिग्री है, मून की 12 डिग्री है, मार्स की 7 डिग्री है, मरकरी की 7 डिग्री है, जुपिटर की 8 डिग्री है, वीनस की 9 डिग्री है और सैटर्न की 9 डिग्री है। तो अब आप ऐसा मानकर चलेंगे यहां पर कि कोई भी प्लेनेट यदि सूर्य से 15 डिग्री बियॉन्ड चला गया
तो उसका सूर्य के साथ कंजंक्शन नहीं माना जाएगा। कोई भी प्लेनेट मून से 12 डिग्री बियॉन्ड चला गया तो मून के साथ युति नहीं मानी जाएगी। जैसे मून की डिग्री सपोज 7 है और दूसरा प्लेनेट की 20 है, तो एक ही राशि में होते हुए भी वो कंजंक्शन नहीं होगा। और कोई प्लेनेट 20 डिग्री का है और वो मून को एस्पेक्ट कर रहा है तो एस्पेक्ट भी नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, इससे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। क्या इग्नोर नहीं करना है कि कंजंक्शन कब होगा? जब हम कह रहे हैं कोई भी प्लेनेट अपनी दशा में उसके साथ कंजक्टेड प्लेनेट के रिजल्ट देता है। तो कंजंक्शन कब होगा? कंजंक्शन माना जाएगा जब वो प्लेनेट की डिग्री विद इन दिस रेंज है। मरकरी से कोई भी प्लेनेट 7 डिग्री तक है तब भी वो कंजंक्शन में माना जाएगा, और 7 से ज्यादा डिग्री हो गया तो उसको कंजंक्शन में नहीं मानेंगे। शुक्र से कोई भी प्लेनेट 9 डिग्री में है तभी उसे कंजंक्शन में माना जाएगा, और 9 से ज्यादा है तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। सैटर्न से कंजंक्शन में माना जाएगा यदि 9 डिग्री है। वन मोर थिंग, ये जैसे सूर्य से जो 15 डिग्री तक है वो कंजंक्शन में माना जाएगा, मगर वो वीक कंजंक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन तभी होगा जब वो सूर्य से 7.5 डिग्री के पास है। बस सूर्य के केस में एक्चुअली कंबशन हो जाता है, तो सूर्य के केस में कंजंक्शन सेंटेंस यूज करने का कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से मून से 12 डिग्री तक तो आप कंजंक्शन मानकर चलोगे, मगर स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन मून से तभी माना जाएगा जब प्लेनेट 6 डिग्री है उससे। 6 डिग्री आगे या पीछे, सपोज मून आपका 15 डिग्री पर है और वो दूसरा प्लेनेट 21 डिग्री पर है या 9 डिग्री पर है, तभी वो ज्यादा रिजल्ट कंजंक्शन के दे पाएगा। उससे ज्यादा है तो वो कंजंक्शन तो माना जाएगा मगर वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं होगा। 12 डिग्री तक कंजंक्शन मान सकते हो आप, मगर 12 के बियॉन्ड होते ही वो कंजंक्शन खत्म हो जाएगा। तो इन सभी डिग्रीज को आप रफली याद रख लीजिए। याद नहीं भी होगी तो आप ये मान के चलिए कि 10 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है रफली, तो कंजंक्शन नहीं होगा। और 5 डिग्री तक का डिफरेंस है तो कंजंक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। या कई लोग ऐसा कहते हैं 2 नवांशा 6 डिग्री 40 मिनट तक यदि किसी प्लेनेट के 2 प्लेनेट्स के बीच का डिफरेंस है तो वो कंजंक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होगा, और उसके बाद वो कंजंक्शन वीक हो जाता है। और 10 डिग्री से ज्यादा यदि कंजंक्शन में 2 प्लेनेट्स के बीच में है तो आप ये मान लीजिए रफली वो कंजंक्शन नहीं है। यदि यहां पर आप देखोगे तो देखिए जो मैंने ऑर्बिट लिखा है उसमें 10 डिग्री से ज्यादा केवल सन और मून दे रखे हैं, बाकी सब 10 डिग्री से लेस हैं। तो रफली आप ये याद रख लीजिए, यदि 2 प्लेनेट के बीच में 10 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है तो वो कंजक्टेड नहीं माने जाएंगे। एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट को एस्पेक्ट कर रहा है, मगर एस्पेक्ट में भी यदि उनका 10 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है तो एस्पेक्ट भी नहीं माना जाएगा। तो ये आपके माइंड में बिठाइए, क्योंकि हम तब तक डिसीजन नहीं ले सकते जब तक हमें ये पता ही नहीं है कि कंजंक्शन क्या है और वो आपका एस्पेक्ट क्या है। हमें मालूम होना चाहिए कि कंजंक्शन क्या होता है और एस्पेक्ट क्या होता है, तभी हम लेंगे। तो कोई भी प्लेनेट कौन कौन से रिजल्ट देता है? वो रिजल्ट देता है सबसे पहले नेचुरल सिग्निफिकेशन, दूसरे नंबर उसके लॉर्डशिप के हाउसेस, तीसरे नंबर यदि वो किसी के साथ एक्सचेंज है तो उसके, चौथे नंबर पर जिन प्लैनेट्स के साथ कंजक्टेड है उनके भावों के, वो प्लेनेट के भावों के, और जो प्लेनेट उसे एस्पेक्ट कर रहे हैं उनके भावों के रिजल्ट भी देगा। अब देखिए इसको हम प्रैक्टिकली लगाते हैं, तो मैं एक कुंडली में आपको समझाऊंगा। ये हमने चार्ट लिया, मैंने ऐसे ही कहा कि भाई आपका सपोज हम कहते हैं कि जुपिटर किसके रिजल्ट देगा। यहां पर आपसे कह दिया जाए कि भाई इसमें जुपिटर किसके रिजल्ट देगा, तो जुपिटर यहां पर जो सोर्स बनेगा वो होगा 7वां भाव। अभी मैं सोर्स का मतलब आपको समझाऊंगा। सोर्स बनेगा 7वां भाव, और रिजल्ट किसके देगा? तो सबसे पहले जुपिटर अपने नेचुरल कारकत के रिजल्ट देगा। तो आपके माइंड में कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए जब आप जुपिटर की दशा को एनालाइज कर रहे हो। दिमाग में बिठाइए जो बात मैं बोल रहा हूँ। जुपिटर की दशा आप इस पर्सन की आप एनालाइज कर रहे हो तो आप क्या सोचोगे? जुपिटर के भावों के रिजल्ट मिलेंगे, जुपिटर के भावों के, जुपिटर के नेचुरल सिग्निफिकेशन के रिजल्ट मिलेंगे। यदि इसको संतान एक्सपेक्ट कर रहा है, वो एज है, तो हम कह सकते हैं कि संतान प्राप्ति हो सकती है इसको। जुपिटर आपको कोई भी नेम फेम भी दे सकता है आपको। जुपिटर आपको जुपिटर से रिलेटेड डिजीज भी दे सकता है। डिपेंड करेगा कि वो आपको किस एज ग्रुप में है, आप उस हिसाब से हम देखेंगे। सिग्निफिकेशन के रिजल्ट एज ग्रुप के साथ बदल जाते हैं। यदि हम यंग हैं तो कुछ और रिजल्ट हम देखेंगे, एज ज्यादा बढ़ चुकी है तो कुछ और रिजल्ट देखेंगे। अब ये किन किन भावों के रिजल्ट देगा, आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ये रिजल्ट देगा जुपिटर, इसकी लॉर्डशिप, लग्न और चौथे भाव के। इसके बाद किसके रिजल्ट देगा ये देखेंगे। किसी से एक्सचेंज है क्या, तो एक्सचेंज मरकरी से हो सकता है, तो मरकरी से एक्सचेंज नहीं है।
चौथे नंबर पर बचा क्या कि ये किसी के साथ युति में है क्या, तो हमने देखा किसी के साथ युति में नहीं है। अब ये किसी के साथ एस्पेक्ट में है क्या, तो आप कहोगे देखिए सैटर्न एस्पेक्ट, बहुत लोग मान के चलेंगे एस्पेक्ट नहीं है सैटर्न का। सैटर्न हालांकि इससे 7वें भाव में बैठा है, मगर सैटर्न की डिग्री कितनी है 29 डिग्री है, और जुपिटर की कितनी डिग्री है 7 डिग्री है, तो दोनों के बीच में कोई भी एस्पेक्ट नहीं होगा। जुपिटर सैटर्न मैक्सिमम 17 डिग्री तक होता, तभी हम एस्पेक्ट मान के चलते हैं। उससे ज्यादा यदि है तो देयर इज नो एस्पेक्ट एट ऑल, कोई एस्पेक्ट नहीं है। तो अब जुपिटर आपको जो रिजल्ट देगा वो लग्न के देगा और चौथे भाव के रिजल्ट देगा। और कहां बैठ कर दे रहा है 7वें भाव में बैठ कर दे रहा है। आप समझिए 7वें भाव में बैठ कर दे रहा है। चौथे भाव का रिजल्ट क्या होता है, चौथे भाव का रिजल्ट होता है सोर्स कौन सा हुआ 7वां भाव। हैप्पीनेस मिलेगी कहां से 7वें भाव से, मतलब उसको खुशियां मिलेंगी, घर के अंदर खुशियां होंगी कहां से 7वें भाव से। अब 7वां भाव कौन है स्पाउस का, 7वां भाव कौन है आपका पार्टनर का, 7वां भाव किसका है नेम फेम का, 7वां भाव किसका है प्रमोशन का। अब उस देश काल पात्र के हिसाब से उस व्यक्ति को देखेंगे और उस व्यक्ति को हम पकड़ेंगे वो किस स्टेज में है, आपके पास कौन सी वो विनती लेकर आया है, कौन सी रिक्वेस्ट लेकर आया है, कौन सी क्वेरीज लेकर आया है, उस हिसाब से हम इंटरप्रेट करेंगे कि भाई साहब आपकी जुपिटर की दशा चल रही है, आपको खुशियां मिलेंगी, क्योंकि चौथे भाव के रिजल्ट जुपिटर ने देने हैं। अब खुशियां किसके थ्रू मिलेंगी आपको, स्पाउस के थ्रू मिल सकती है, हैप्पीनेस मिलेगी। अब स्पाउस के थ्रू आपको हैप्पीनेस मिलेगी। इसी तरीके से हम कहेंगे कि आपको हो सकता है आपका प्रमोशन हो, उससे खुशियां मिलेंगी, हो सकता है प्रॉपर्टी मिले आपको, चौथे भाव के रिजल्ट है। आप मकान खरीदो, आप कार खरीदो, कोई भी चीज खरीद सकते हो, और वो किस तरीके से खरीदनी है आपने पार्टनरशिप के थ्रू, आपके बिजनेस के थ्रू। 7वां हाउस एक्चुअली रिटेल बिजनेस का भी होता है, हो सकता है बिजनेस की वजह से आपको मकान खरीदना पड़े। आपको ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए सोर्स का क्या मतलब है, क्योंकि सोर्स में ज्यादातर लोग गड़बड़ा जाते हैं। ये तो बता देंगे कि रिजल्ट, और यहां पर क्या मानकर चलते हैं कि जुपिटर 7वें भाव के रिजल्ट देगा, ये सब कहेंगे। आपने यही सुना होगा कि जुपिटर 7वें भाव में बैठा है तो मैं 7वें भाव के रिजल्ट देगा। मैं इसको मॉडिफाई करके आपको बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो 7वें भाव के रिजल्ट नहीं देगा, 7th हाउस विल बी द सोर्स। वो जितने भी रिजल्ट देगा सभी का सोर्स 7वां भाव होगा। जैसे इसके लॉर्डशिप के रिजल्ट दे रहा है चौथे भाव के, तो चौथे भाव का मतलब हैप्पीनेस, प्रॉपर्टी, जो भी बोलना चाहो XYZ, सभी का सोर्स कौन सा बनेगा 7वां भाव। तो 7वें भाव की वजह से, सोर्स का मतलब वजह, रीजन, तो उसकी हैप्पीनेस का रीजन 7वां भाव होगा, उसकी प्रॉपर्टी का रीजन 7वां भाव होगा, व्हीकल का रीजन 7वां भाव होगा, मदर से कनेक्टिविटी भी हो सकती है 7वां भाव होगा। स्पाउस जो होगा ये सारे काम करवा सकता है। स्पाउस उसको वैसे भी हैप्पीनेस दे सकता है, मदर को भी हैप्पी कर सकता है, स्पाउस की वजह से उसको कार भी मिल सकती है, मकान भी मिल सकता है, ऐसे ही बिजनेस भी ये सारी चीजें करवा सकता है। उसको बिजनेस की वजह से भी हैप्पीनेस मिल सकती है, बिजनेस की वजह से भी उसको कार मिल सकती है, मकान मिल सकता है, मदर को भी खुश हो सकते हैं, अपना घर भी बन सकता है, चौथे हाउस के रिजल्ट मिलने वाले हैं, और प्रमोशन की वजह से भी ये सारी हैप्पीनेस मिल सकती है। फर्दर वो उसको फर्स्ट हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। फर्स्ट हाउस नेम फेम को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, आपको सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। तो अपने बारे में कोई घटनाएं आपकी लाइफ के अंदर घटित हो सकती है, आपका नेम फेम हो सकता है, आपको हैप्पीनेस हो सकती है किसी भी तरीके की, तो वो किस उसका सोर्स क्या बनेगा 7वां भाव बनेगा। अब यहां पर जुपिटर की दशा आपसे पूछी जाए, अब कैसे मिलेंगे ये वर्ड मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, कैसे मिलेंगे, मगर रिजल्ट कौन से भाव के मिलेंगे, कौन सा भाव सोर्स होगा, इन दो क्वेश्चनों का आंसर आपके माइंड के अंदर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जैसे मैंने यहां पर अभी जुपिटर को बताया। अब मैं जुपिटर को हटा देता हूं और प्लेनेट लेता हूं। मैं एक पूरी कुंडली को आपने एनालाइज करना है, सभी के लिए होमवर्क है, जैसे मैं समझा रहा हूं एग्जैक्टली वैसे करना है आपको। आप सभी के लिए होमवर्क है, आप 10 कुंडलियों को एनालाइज करोगे। आप किसी भी और एस्ट्रोलॉजर से जो आसपास में जब पढ़ाते हैं लिखाते हैं उनसे बेटर इंटरप्रिटेशन इसका कर पाओगे। आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि आप बेटर हो चुके हो आज ही की क्लास में। कैसे देखिए, अब मैं मरकरी की बात कर रहा था, तो सबसे पहले हम उठेंगे मरकरी कौन से रिजल्ट देगा, या शनि सैटर्न कौन से रिजल्ट देगा। सैटर्न को पकड़ लेते हैं अभी हम। तो यहां पर हम देखते हैं कि सैटर्न को आपने पकड़ा तो कहां पर बैठा हुआ है लग्न, तो लग्न में बैठकर रिजल्ट देगा। अब सैटर्न को हम देखते हैं कि भाई किन किन भावों का स्वामी है, तो सैटर्न आपका भावों का स्वामी हो गया। एक एक प्लैनेट को इंटरप्रेट करते हैं, देखिए दूसरे और तीसरे भाव का।
तो सैटर्न सोर्स क्या होगा, जो भी रिजल्ट देगा लग्न में बैठकर, मतलब सेल्फ अपने एफर्ट से आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। लगने का मतलब यह है सेल्फ एफर्ट। अब रिजल्ट किसके देगा, नेचुरल सिग्निफिकेशंस के। तो सैटर्न के जो भी नेचुरल सिग्निफिकेशंस हैं उनके आपको रिजल्ट मिलेंगे। सैटर्न के नेचुरल सिग्निफिकेशंस होते हैं कि वो आपको प्रॉब्लम्स देता है, नेचुरल सिग्निफिकेशंस है इसका सैटर्न का, आप रोक नहीं सकते। ये आपको क्या है, कष्ट देगा, दुख कारक प्लेनेट है, न्याय कारक प्लेनेट है, कर्म कारक प्लेनेट है। तो ये सारी चीजें आपको देगा, परेशानियां देगा। और सोर्स कौन बनेगा, सेल्फ। अपनी वजह से आपको परेशानियां मिलेंगी या अपने आप को परेशानियां मिलेंगी, आपकी बॉडी को परेशानियां मिलेंगी। तो शनि इन चीजों का नेचुरल कारक है। तो शनि जिन भी चीजों का नेचुरल कारक है, नौकरी का भी कारक शनि होता है, आपका प्रॉब्लम्स का भी होता है, धर्म का कारक भी होता है, डिसिप्लिन का कारक भी होता है। तो ये सारी चीजें आप अपने आप में लोगे। अब दूसरी चीज यहां पर हम पकड़ते हैं कि, और ये फिर सेकंड नंबर पे किनके रिजल्ट देगा, तो दूसरे तीसरे भाव के रिजल्ट देगा सेकंड नंबर पर। तो दूसरे तीसरे भाव के रिजल्ट का मतलब सेकंड हाउस और थर्ड हाउस। तो सेकंड हाउस के रिजल्ट आपको जो भी हैं वो मिलेंगे किससे, सेल्फ से। अब सेकंड हाउस क्या बताता है आपका, सेकंड हाउस बताता है धन, सेकंड हाउस बताता है वाणी, सेकंड हाउस बताता है परिवार। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और सोर्स कौन बनेगी, लग्न, मतलब आप खुद सोर्स बनेंगे। तो ये सारी चीजें आप कमा के लेके आएंगे, आपको और कोई नहीं देने वाला है। थर्ड हाउस के भी आपको रिजल्ट मिल सकते हैं इसके अंदर। थर्ड हाउस आपके पराक्रम को दिखाता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज को दिखाता है, एक्स्ट्रा हॉबीज को दिखाता है, एड ऑन एजुकेशन को दिखाता है, आपकी कोई फ्रेंचाइजी वर्क को दिखाता है, आज के समय पर वो कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन एटसेट्रा को दिखाता है। तो इन सभी से रिलेटेड आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। और सोर्स कौन बनेगा, सेल्फ। आप खुद करोगे ये सारे काम। आपको यदि ऑनलाइन कुछ काम करना है तो खुद करना पड़ेगा, एफर्ट और पराक्रम दिखाने हैं तो खुद अपने आप को एफर्ट खुद ही करने पड़ेंगे। तो ये सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे। तो ये आपका आ गया। अब हम देखते हैं इसका किसी से एक्सचेंज है क्या, तो एक्सचेंज जुपिटर से नहीं है। फिर हम देखते हैं इससे कोई एस्पेक्ट कर रहा है क्या, तो यहाँ पर जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, मगर जुपिटर का एस्पेक्ट मैंने आपको समझा दिया कि नहीं है। तो ये अब आपको कोई रिजल्ट नहीं और कोई नहीं देने वाला। आपने शनि को लिख दिया भाई, ये रिजल्ट आपको D1 से मिलने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम अगले प्लेनेट पर, जिसको हम ले लेते हैं कि मार्स के रिजल्ट देखना चाहते हैं जी। अब हम इस कुंडली के अंदर मार्स के रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो आपको ये देखना है कि भाई मार्स कहां पर बैठा है। मार्स इस कुंडली में दूसरे भाव के अंदर बैठा है। देखिए मैं कैसे रिजल्ट वर्ड नहीं बोल रहा हूं ना, मैं राशि देख रहा हूं, कुछ भी नहीं देख रहा हूं। कैसे पे मत जाइएगा, अभी आप एकदम से बोलोगे उचका बैठा है, ऐसा बैठा है। अब वो चीजें कैसे का हिस्सा है, कौन से रिजल्ट देगा, किन भावों के रिजल्ट देगा, ये देखना बिल्कुल सिंपल है। और आज की क्लास में आप सब समझ के जाओगे, अपनी अपनी कुंडलियों के नोट्स तैयार करोगे आप, जैसे मैं बता रहा हूं। और इसी तरीके से आगे बढ़ोगे तो आपको हर एक क्लास में लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट अपना आप में ही नजर आने लग जाएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए मार्स में प्रेडिक्ट करता हूं आपके सामने कि इस कुंडली के अंदर मार्स कौन से रिजल्ट देगा। तो हम कहेंगे कि मार्स जो रिजल्ट देगा उसका सोर्स होगा दूसरा भाव। अब दूसरे भाव की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरा भाव आपका परिवार का भाव होता है, दूसरा धन का भाव होता है, दूसरा स्पीच का भाव होता है, दूसरा फूड का भाव होता है। इस तरीके से दूसरा जिन भी चीजों का होता है वो चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। अब रिजल्ट कैसे देगा, अब मार्स के साथ यहां पर गेम हो रहा है। देखिए मार्स की लॉर्ड से सबसे पहले नेचुरल सिग्निफिकेशंस। तो नेचुरल सिग्निफिकेशन में क्या होता है उसका, मार्स के जो भी होते हैं, आपका असर्टिवनेस होती है, अग्रेसिवनेस होती है, आपका ये एक तरीके से स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट करता है, बॉडी बिल्डिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, लड़ाई झगड़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, ये सारी चीज़ों को मार्स रिप्रेजेंट करता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मार्स देगा। सोर्स कौन होगा, दूसरा भाव, सेकंड भाव। अब देखिए जो असर्टिवनेस है, अग्रेसिवनेस है परिवार के अंदर, कोई लड़ाई झगड़े भी परिवार के अंदर मार्स दे सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो जो भी ये काम करेगा सेकंड हाउस के बेस पर करेगा। सेकंड हाउस में एक्चुअली मार्स दांतों का कारक भी होता है, टीथ का कारक भी होता है। तो टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको वो दे सकता है। अब यहां पर हम मार्स पर आते हैं आगे कि ये किन किन भावों का लॉर्ड है। तो यहां पर हम पकड़ते हैं ये 5वें और 12वें भाव का लॉर्ड है। अब 5वें भाव के रिजल्ट भी देगा और ये आपको 12वें भाव के भी रिजल्ट देगा। देखिए कितना सिंपल होता है इसको समझना, ध्यान से समझिएगा। 12वां भाव किस चीज का है, एक्सपेंसेस। 12वां भाव किस चीज का है, लॉस। 12वां भाव किस चीज का है आपका, हॉस्पिटलाइजेशन। 12वां भाव किस चीज का है आपका, आइसोलेशन। ये सारी किसकी वजह से होंगी, आपकी परिवार और फैमिली की वजह से, आपके स्पीच की वजह से। जेल का भी भाव होता है आपका 12वां भाव। तो ये जो रिजल्ट आपको मिलेंगे 12वें भाव के, उनका सोर्स कौन बनेगा, सेकंड हाउस। ड्यू टू फैमिली, ड्यू टू स्पीच,
ड्यू टू फूड। अब 12th हाउस क्या है आपका, हो सकता है बहुत रेस्टोरेंट से मंगा के खाना शुरू कर दो, आपको फूड की वजह से एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, परिवार पे खर्चे करने पड़ जाए आपको। सेकंड हाउस इज द सोर्स, और आपका एक्सपेंसेस किससे हो रहे हैं, आपके 12th हाउस की दशा है। साथ ही साथ में आपको दशा यहाँ पर 5th हाउस की है। तो 5th हाउस का मतलब क्या होता है आपका, 5th हाउस से आपको संतान प्राप्ति हो सकती है, मतलब एडिशन इन फैमिली, कोई भी व्यक्ति आप ऐसे संतान की तरह चाह सकते हो, आपका रोमांस हो सकता है, ये रोमांस का भी भाव है, आपकी लर्निंग हो सकती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, परिवार से लर्निंग हो सकती है, परिवार के थ्रू लर्निंग हो सकती है, आपका परिवार के थ्रू आपका फैमिली एक्सटेंडेड कुटुंब में किसी से इस तरीके के आपके कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, सोर्स बनेगा सेकंड हाउस। 5th हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, ये सारी चीजों का हाउसेज है, मगर उसका सोर्स कौन बनेगा, सोर्स बनेगा सेकंड हाउस, आपका परिवार, फैमिली के थ्रू आप ये सारी चीजें करोगे, फैमिली की वजह से सारी चीजें करोगे, वजह से, रीजन, सोर्स इज सेकंड हाउस। इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे, आपको शेयर मार्केट में क्यों पैसे लगाने हैं, क्योंकि परिवार का आपके ऊपर प्रेशर होगा। सेकंड हाउस इज द सोर्स, सोचोगे मैं ज्यादा पैसे कमा लेता हूं, खर्चे ज्यादा कर रहे हो परिवार पर, लॉस की भी दशा चल रही है, एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो एक्सपेंसेस कर रहे हो तो आपको लगेगा चलो इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सेकंड हाउस सोर्स हुआ। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर, क्या इसका किसी से एक्सचेंज है क्या, तो हमने देखा एक्सचेंज नहीं है। तो अब चौथे पॉइंट पर आ जाते हैं, इसका किसी के साथ युति कंजंक्शन है क्या, तो राहु के साथ इसकी युति नहीं है, क्योंकि राहु 22 डिग्री पर बैठा है, मार्स 7 डिग्री पर बैठा है। अब वीनस के साथ इसकी आप युति मान सकते हो, स्ट्रॉन्ग युति तभी मान के चलिए जब 5 डिग्री से कम हो, स्टिल वीनस के साथ इसकी आप युति मान लीजिए। तो अब वीनस के भावों के रिजल्ट भी मार्स अपनी दशा में देगा। अब वीनस के भाव कौन कौन से हैं, वीनस का भाव हो गया आपका छठा, और वीनस का भाव हो गया आपका 11वां। तो छठे और 11वें भाव के रिजल्ट भी मिलेंगे, और सोर्स कौन बनेगा, सेकंड हाउस। तो छठा भाव क्या है आपका, डिस्प्यूट, छठा भाव क्या है आपका, डेट, छठा भाव क्या है आपका, जो भी लीगल प्रॉब्लम, डिजीज। अब देखिए को रिलेट करोगे आपका पूरा सेंटेंस बनता चला जाएगा। अभी एक खर्च करके आ रहा था 12वें भाव की वजह से, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है एक 5वें भाव की वजह से, अब जब खर्च भी कर रहा है इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है तो इसको डेट लेनी पड़ेगी, पक्का है ये बात। और फैमिली की वजह से, फैमिली के अंदर रहेगा तो वहां पर डिस्प्यूट भी होंगे, आर्ग्यूमेंट भी होंगे, सारी की सारी चीजें, इसको नौकरी भी करनी पड़ेगी। 6th हाउस इज द सोर्स, तो ये हो सकता है कुछ नौकरी करनी पड़े इसको, अलग से कुछ सर्विसेज करनी पड़े जिससे इसकी कुछ अर्निंग हो, कोई डॉग भी पाल सकता है ये आपका, कोई भी एज पेट भी रख सकता है जब इसकी दशा आएगी। तो 6th हाउस पेट को भी रिप्रेजेंट करता है, और उसका सोर्स कौन बनेगा, परिवार, फैमिली। सेकंड हाउस विल बी द सोर्स ऑफ दैट। खाना पीना भी हो सकता है, स्पीच भी हो सकती है, डिस्प्यूट का कारण स्पीच भी हो सकती है, हार्श बोलता हो, किसी से लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, वो चीज हो सकती है। और 11th हाउस होता है आपका विश फुलफिलमेंट होता है, 11th हाउस आपका सोशल सर्किल होता है, 11th हाउस आपका मेनली फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, तो इसको फ्रेंड्स वगैरह मिलेंगे, सोशल सर्किल भी बढ़ेगा, और उसका भी सोर्स कौन होगा आपका, सेकंड हाउस होगा। तो ये आपको रिजल्ट देगा शुक्र के। अब ये मत समझना शुक्र के नेचुरल कारकत के रिजल्ट नहीं देगा, मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ, शुक्र के भावों के जिस प्लेनेट के साथ युति में उसके भावों के रिजल्ट देगा, ये माइंड के अंदर बिठा लीजिए। अब और देखते हैं आगे, इसको कोई एस्पेक्ट कर रहा है क्या, तो यहाँ पर हम डालते हैं जुपिटर एस्पेक्ट नहीं कर रहा, सैटर्न एस्पेक्ट नहीं कर रहा, और बाकी तो कोई एस्पेक्ट होने का मतलब ही नहीं बनता, राहु केतु का एस्पेक्ट नहीं होता है। तो अब देखिए हमने आपके सामने मार्स को पूरी तरीके से एनालाइज किया है, मार्स को एनालाइज कर दिया। अभी आप में से यदि कोई, मैं बीच में रुक रहा हूँ, और भी प्लेनेट को मैं करूँगा, आपके कोई क्वेश्चन अराइज हुए हो माइंड में तो वो आप रेज कर सकते हैं क्वेश्चंस, यदि किसी को कुछ पूछना हो या सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया हो तो ठीक है, क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप लोग कहोगे कि भाई मुझे कुछ डाउट है। जी अनंत लक्ष्मी मैम बोलिए। अभी आपने जो कहा वीनस इज कंजंक्ट विद इट, सो इट विल गिव द रिजल्ट्स ऑफ दैट हाउस आल्सो, बट वीनस सिग्निफिकेंस नीड नॉट बी कंसिडर्ड, राइट? यस राइट, यस यस। हाँ, and now that Venus, अभी Mars का aspects will be checking, right? Which are the houses that Mars is aspecting, वो भी देखना है, right? नहीं वो नहीं देखेंगे, वो नहीं देखेंगे, okay.
only which planet is aspecting Mars वो देखना है. Yes, yes. Okay. Patel ji. So that means only the planet that aspects the Dasha Lord we'll have to check, not whether. नमस्कार सर। Right. Thank you, sir. जी नमस्कार जी विवेक जी। जी सर, मैं ये बोल रहा था कि जैसे एक ही मतलब एक ऑर्ब के अंदर या दो नवमांश के अंदर 3-4 प्लैनेट्स की होती है, मतलब जिसकी दशा चल रही सर, तो सर वो किसके पे रिजल्ट देगा? बारी बारी से देगा कि जिससे ज्यादा कंजंक्ट होगा उसके देगा, कि जिससे जिसकी फ्रेंडशिप ज्यादा रहेगी उसके देगा? अभी ये मानिए वो सभी के देगा, कोई फ्रेंडशिप से मतलब नहीं है, वो सभी भावों के रिजल्ट देगा। तो जितने से कंजक्ट है सभी के दे देगा? डेफिनेटली 4 से कंजक्ट है विद इन ऑर्बिट, तो वो चारों के रिजल्ट देगा। जी जी जी, थैंक यू सर। प्लेनेट जो भी प्लेनेट उसे एस्पेक्ट कर रहे हैं, जो भी प्लेनेट उसके साथ कंजक्टेड है, उन सभी के भावों के रिजल्ट देगा वो अपनी दशा और अंतरदशा में। आपकी लाइफ के अंदर सभी भावों के रिजल्ट लगातार मिलते रहते हैं, इसलिए कभी भी ये मत चौंकिए कि ये इतने भावों के देगा। आपकी जो लाइफ होती है पहले उसको जनरलाइज करिए। हम क्या सोचते हैं ये जो बहुत बड़े रिजल्ट थोड़ी होते हैं हमारी लाइफ में, होता ही है, कोई इवेंट नहीं होता कई बार सालों तक, जैसे वैसी चल रही होती है, मगर छोटी मोटी घटनाएं घटित होती रहती हैं। कभी हम बीमार हो गए, किसी दिन ज्यादा खुश हो गए, किसी दिन कोई घर में गेस्ट आ गया, किसी दिन हम कहीं घूमने चले गए, तो इसी तरीके की तो इवेंट होते हैं। मेजर इवेंट तो लाइफ में कभी कभार होते हैं, तो आपको सेम टाइम पर मल्टीपल रिजल्ट मिल रहे होते हैं। एक दिन में यदि आप अपनी घटनाओं को एक नोटबुक पर लिख लोगे तो आपको लगेगा सारे 12 हाउसेस के रिजल्ट आपको हर दिन मिलते हैं, मगर जिस प्लेनेट की दशा वगैरह चल रही होती है उसके रिजल्ट आपको प्रीडोमिनेंटली मिलते हैं, औरों के कंपैरिजन में थोड़ा हायर लेवल पर मिलते हैं थ्रू आउट। जी जी, नहीं सर, मतलब इसका सीक्वेंस रहता है, जैसे कई बार क्या बच्चे के जन्म के लिए आता है, मैरिज के लिए आता, तो वो प्रिडिक्ट करनी पड़ती है, तो वही मैं पूछ रहा था कि सीक्वेंस भी रहता है क्या इसका? देखो उस जगह से मत जाइए, अभी जो मैं बता रहा हूँ वहीं पर रहिए, नहीं तो वही फिर हम वही जी जी ठीक है सर, आप ना कुछ सीखोगे ना मैं कुछ सिखा पाऊंगा, क्योंकि आप सब लोगों को जी जी ओके सर, थैंक यू सर। निकाल दो दिमाग से। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसमें कोई डाउट हो तो वो पूछो, आप अपने क्वेश्चन मत रेज करो। उसका रीजन है कि फिर आप जी जी सर, बस यही था सर। आप ब्लैंक कर दो अपने आप को। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दिमाग में जो है उससे ब्लैंक कर दो। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मत क्रिएट करो कि 5 प्लैनेट देख रहे हैं, 2 का कंजंक्शन है, वो स्ट्रांग हो गया, वीक हो गया। मैंने कोई बात ही नहीं की, ना मैंने कोई स्ट्रेंथ की बात की है, ना वीकनेस की बात की है। अभी एक बेसिक जब हम ABCD ABCD पर रुको। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। One more. सर नमस्ते। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एक ही हाउस में मून और सैटर्न है, उनका डिग्री का 10 डिग्री का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मून की दशा चलेगी तो वो सैटर्न के रिजल्ट देगा, जब सैटर्न की दशा चलेगी वो मून में नहीं देगा, यही मतलब हुआ ना जी इसका? क्यों? ये मून का कंजंक्शन 12 डिग्री का 7 डिग्री पे होता है, मान लो दोनों का डिफरेंस 10। वो मैं अब थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। कंजंक्शन एक दूसरे का मिलके देखा जाता है, ये थोड़ी है एक दूसरे को कंजंक्शन है दूसरे इसको नहीं करेगा। जब हम सैटर्न और मून का अपने एग्जैक्ट डिग्री यदि आप याद रखना चाहते हो तो याद रखिए, मैं आपको आंसर दे देता हूँ। मैंने रफली बता दिया है, क्योंकि एग्जैक्ट डिग्री ना किसी को याद रहती है और ना यूटिलाइज होते हैं। मैं आपको रफली बता देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने स्क्रीन शेयर की है। सपोज सैटर्न मून का कंजंक्शन है, दोनों की डिग्री को ऐड कर लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए। ओके सर। 21 आ रहा है तो 10.5 डिग्री तक है, यदि उनके बीच में गैप तो वो कंजक्टेड माने जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। सर एक और सवाल पूछूं? अभी जैसे मार्स इज प्लेस्ड इन द सेकंड हाउस, राइट, and it will give the result of 12th and it is the 5th lord and the 12th lord. So suppose that person is investing in shares or whatever, so he can incur losses also, right, because of the 12th house involvement. हाँ, 12th हाउस का रिजल्ट मिलेंगे तो 12th के कुछ भी रिजल्ट मिल सकते हैं। क्या मिलेंगे वो अभी मैं नहीं बताऊंगा। ओके, अभी आप केवल इतना फोकस करो किन किन भावों के रिजल्ट मिलेंगे, क्या होंगे वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए बहुत कुछ चाहिए। जी धर्मेश जी। नमस्कार सर।
जी नमस्कार। सर जो दशानाथ जो काल पुरुष की कुंडली में जिन भावों का स्वामी है उन भावों के फल भी नहीं, मिलेंगे? उनका कोई काल पुरुष की कुंडली का कोई रोल नहीं होता। ऐसे तो वो फिर पूरी कुंडली का रिजल्ट दे देगा। काल पुरुष की कुंडली का कोई रोल नहीं होता, वो एक अलग कंसेप्ट है। वो आप संडे को मेरी क्लास में आना, वो मैं समझाऊंगा आपको। काल पुरुष की कुंडली में जो लोग यूटिलाइज करते हैं वो उसका मतलब कुछ और होता है कि हम जो ओवरऑल प्लैनेट्स की नेचर, बिहेवियर वगैरह सीखते हैं वो काल पुरुष की कुंडली के बेस पर सीखते हैं। मगर आपको एक लगी लगाई कुंडली में आपको काल पुरुष की कुंडली यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं होती। जब हम कहते हैं ना कि मार्स इन चीज़ों का कारक है और मार्स ये स्ट्रेंथ देता है, ये देता है, वो देता है, वो सारी चीज़ें काल पुरुष की कुंडली के बेस पे हम पकड़ के लेके आए हुए हैं। और मगर आपकी किसी की एक जन्म कुंडली आपके पास रखी हुई है तो काल पुरुष की कुंडली के भावों के कोई भी प्लेनेट रिजल्ट नहीं देता। ठीक सर। जी वंदना मैम। सर प्रणाम। जी प्रणाम। सर राहु केतु की अगर दशा आ जाए तो फिर उनके डिस्पोजिटर लिए जाएंगे? अभी बताऊंगा राहु केतु का, इसके जस्ट बाद बताऊंगा, मैंने बताया नहीं अभी। ठीक जी ठीक। हेमा मैम। नमस्ते सर। सर मैं ये कह रही थी, ये जो कुंडली लगी हुई है इसमें लग्नेश गुरु है, वो 7th हाउस में है और वो बिल्कुल लगन से डिग्री क्लोज है। 7 डिग्री का वो भी है, लगन भी 7 डिग्री के आसपास है। तो ये लगन के फल देगा, मतलब सेल्फ के फल देगा, मतलब ज्यादा फल, क्योंकि लगन पे इसकी लगन के फल कोई मतलब फर्स्ट हाउस के होते हैं। वो तो रिजल्ट यदि फर्स्ट हाउस को कोई प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है तो फर्स्ट हाउस के रिजल्ट यहाँ पर हम जो मान के चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे उसे जो प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसमें वो जिसे एस्पेक्ट कर रहा है उन भावों के रिजल्ट नहीं देगा, उसे जो प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं उसके भावों के रिजल्ट देगा मेनली। अच्छा, उसे जो देख रहा है तो उसको तो शनि नहीं देख रहा है। हाँ, शनि बहुत दूर है, तो शनि लेकिन वो हाँ, लेकिन लग्नेश लगन को डिग्री क्लोज देख रहा है। हाँ, वो डिग्री क्लोज का मतलब ये हो गया कि वो जो ये जुपिटर की दशा आएगी तो आपको टाइप ऑफ रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। हाँ, दशा के अंदर क्योंकि बिल्कुल डिग्री क्लोज है। भाव मध्य के क्लोज हो गया तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। जी नीलम मैम। अपनी दशा। थैंक यू सर। सर हेलो सर, मैं बोलूं? नीलम भारद्वाज मैम ने एंट्रेंस किया हुआ है। हाँ जी हाँ सर, मैं ही बोल रही हूँ सर, मैं बोलूं? हाँ जी जी जी। हाँ सर, आपने जो एस्पेक्ट्स का और कंजंक्शन का बताया तो इसके अंदर ना आपका ही एक पुराना वीडियो, मैंने उसके नोट्स ले रखे हैं, तो उसमें शायद स्पेशल वो था जिसमें आपने बोला था कि जो क्रूर ग्रह होते हैं वो डिग्री का देखना पड़ता है, सामने वाले उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मगर जो शुभ ग्रह होते हैं वो पूरे हाउस को कहीं पर भी होगा उसको एक्सपेक्ट करते हैं और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो इनमें से कौन सा सर एप्लीकेबल है? अभी आप इसको जो अभी मैं बता रहा हूँ उसको आप कंसीडर कर लें कि हम क्या करते हैं। देखिए वो अच्छा। इसलिए बनाया है कि जैसे ये उसका मतलब भी कुल मिला के ऐसा ही है कि हम क्या करते हैं कि शनि अच्छा लग्न में, अब हम सीधा मान लेते हैं कि वो 7वें भाव को देख रहा है, 3रे को देख रहा है, 10वें को देख रहा है, सब लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ जी। वो डिग्रीज वगैरह तो कंसीडर ही नहीं करते हैं कि वो भाव मध्य के कितना क्लोज है। अभी जैसे मैडम कह रही थी कि जुपिटर लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, डेफिनेटली जुपिटर लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली एस्पेक्ट कर रहा है, तो लग्न पर जो भी प्रॉब्लम आएगी जुपिटर उसको प्रोटेक्ट करेगा लग्न को, हम ऐसा मान के चलेंगे। मगर जो सैटर्न है वो उसको जो अपोजिट भाव पे उसका 7वें भाव पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि 7th हाउस का भाव मध्य 7 डिग्री है और सैटर्न की डिग्री 29 है, तो 7th हाउस पर भी कोई असर नहीं होगा। सैटर्न का ये मतलब था उस वीडियो का। जी जी, थैंक यू सर। और सर ये इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा सर, जो आज की क्लास है? हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग और आपको पीडीएफ मिलेगी। जी थैंक यू सर। मोना मैम। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर जैसे आपने बताया कि जैसे डिग्री एवरेज लेंगे तो अगर वो एवरेज के नियर बाय आता है तो कंजक्शन है, अदरवाइज कंजक्शन नहीं है, हम ये मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक, थैंक यू। नीलम कोलाटकर मैम। हाँ सर, प्लैनेट जहाँ बैठेगा, जिस राशि में बैठेगा वो राशि के भी सिग्निफिकेशंस वो उठाएगा ना? रिजल्ट में देखेंगे मैम, वो टाइप ऑफ रिजल्ट में अभी टाइप नहीं कि किन किन भावों के रिजल्ट देगा ये केवल क्लियर करिए, टाइप में देखेंगे वो सब, उच्च नीच शत्रु राशि किस राशि में, वो हम देंगे टाइप ऑफ रिजल्ट।
ओके, थैंक यू सर। नमस्कार सर। मैं क्योंकि बार बार हैंड रेज डाउन कर रहा था क्योंकि और लोग पूछ लेते थे तो मैं डाउन कर देता था। एक प्रश्न बस अटक गया है। आपने जैसे बताया कि ग्रह जहां बैठता है वो वहां सोर्स बनता है, और फिर 4 चीज बताएं कारक तत्वों का, जिनका लॉर्ड है, जिनके साथ एक्सचेंज है, और जिनके केस में आपने बताया कि साथ में बैठा है या जो ग्रह उससे एस्पेक्ट कर रहा है। क्या सर इसमें ये भी है कि ये ग्रह जहां देखे उन भावों के भी रिजल्ट देगा? उनको इन्फ्लुएंस करेगा, बताऊंगा मैं आगे टाइप ऑफ रिजल्ट में। अच्छा ठीक है सर, मतलब बस अभी इसीलिए मैं पूछना चाह रहा था। क्या जिन भावों को प्लेनेट देखता है उन भावों पर असर डालता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो अब जैसे आपका जैसे सैटर्न जुपिटर को देख रहा है, जुपिटर की दशा है, तो सैटर्न जुपिटर को इन्फ्लुएंस करके आपसे अपने भावों के रिजल्ट ले लेगा सैटर्न से। तो इस तरीके से हम मानेंगे उसको। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से बता दीजिए सर, क्या कहा ये? सैटर्न सपोज जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, दशा चल रही है, तो उसको वो इन्फ्लुएंस कर रहा है जुपिटर को अपने वे में जी, अपने तरीके से। तो उसके सैटर्न के भावों के रिजल्ट भी हमें मिलेंगे। अच्छा, इसलिए रिजल्ट मिलेंगे उसके। हालांकि वो हमने बहुत वीकर लेवल पर लेके आए हैं। देखिए सर, कंजंक्शन और एस्पेक्ट के रिजल्ट को 4थे नंबर पे लिखा है हमने लिस्ट में, और सबसे स्ट्रॉन्ग मिलेंगे उसके नेचुरल सिग्निफिकेशंस के 2रे नंबर पर रिजल्ट मिलेंगे। यदि म्यूट कर लें प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, जो नहीं बोल रहे हैं वो म्यूट करके रखें। तो देखिए सबसे पहला जो रिजल्ट मिलेंगे वो नेचुरल सिग्निफिकेशन के, और सेकंड वन रिजल्ट मिलेंगे वो अपने भावों के मिलेंगे। बाकी तो फिर सर वीकर लेवल पर आगे जो भी रिजल्ट है, तो वो ऐसे नहीं होंगे, डोमिनेंट नहीं होंगे रिजल्ट, बहुत ज़्यादा अपीयर नहीं होंगे, कम अपीयर होंगे। तो उन रिजल्ट को हम वीकर लेवल पे मानेंगे। कंजंक्शन के रिजल्ट भी वीक मिलेंगे, एस्पेक्ट के रिजल्ट भी वीक मिलेंगे, वो उतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ऐसा होगा जैसे कि हम कोई चीज़ अचीव करने जा रहे हैं, एक होता है आपको मनी गेन होने वाली है, तो मनी 10 रुपये भी है, मनी 100 रुपये भी है, मनी 1 करोड़ रुपये भी है, आपको कितनी गेन होगी? तो जो एस्पेक्ट और कंजंक्शन के केस में जो रिजल्ट है वो माइल्ड मिलेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलते हैं अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस, और सेकंड नंबर पर उसके जिन भावों का वो लॉर्ड है। बाकी सभी के जो भी रिजल्ट मिलते हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी वीक होते हैं इन स्ट्रेंथ। ये है इसका मतलब। ओके, थैंक यू सर। चलो मैं अभी ये आपको क्लियर हो गया होगा राहु केतु, और मैं बता देता हूँ, और राहु केतु को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, मगर राहु केतु आज के बाद आपको आना चाहिए सबको। राहु केतु का क्योंकि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। पहला नियम दो तरीके से मैं बताऊंगा। फर्स्ट नियम राहु केतु का आप ये मान के चलिए कि राहु और केतु अपने ही सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देते हैं। बस एक थ्योरी है कि राहु केतु केवल खुद के सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देते हैं, बाकी सब जो बातें हैं वो सही नहीं है। ऐसी एक थ्योरी है कि राहु और केतु की जब दशा आएगी तो हम एस्ट्रोलॉजर भी, जो भी पर्सन हमारे पास आता है उसे हम डराते हैं। राहु केतु हमारे पास बहुत तगड़ा हथियार है, शनि, ये 2 हथियार हैं हमारे पास। AK-47 जो भी आएगा उसको कहते हैं राहु की दशा चल रही है तेरी, भाई मर जाएगा तू। तो वो रीजन क्या है कि राहु जो रिजल्ट देता है वो अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के ही रिजल्ट देता है, बाकी कोई रिजल्ट नहीं देता। दूसरी थ्योरी, ये पहली थ्योरी मैंने बता दी आपको, तो आप ये तो मान ही लीजिए कि राहु केतु की दशा आएगी, उसमें क्यों डराया जाता है, क्यों डरना पड़ता है? क्योंकि राहु आपको सभी चीजों की शुरुआत करवाता है आपकी लाइफ के अंदर, अच्छी और बुरी। आपके अंदर एक होता है साहस, एक होता है दुस्साहस। तो राहु का काम होता है दुस्साहस डालना। आप ऐसी जगह पर भी कूद जाओगे, 10 लोग आपके सामने लड़ने आ गए, आप सोचोगे मेरे में तो बड़ी ताकत है, 10 से लड़ पड़ोगे, वो हो गया दुस्साहस। और 1 या 2 से लड़ रहे हो तब साहस की जरूरत होती है। इसी तरीके से आप एक अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हो तो राहु क्या करेगा, अब ये बिजनेस तो मेरा सेट ही है, मैं कोई दूसरा बिजनेस करता हूँ, और वो नया बिजनेस आपसे शुरू करवा देगा, और हो सकता है पुराना भी डूब जाए उस चक्कर में, और वो हो सकता है बहुत बड़ा भी हो जाए, क्योंकि जब तक आप शुरू नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। तो राहु जिसको कहते हैं ना बोथ साइड, वो है इसमें डबल साइडेड स्वॉर्ड है, वो आपको कहीं से भी काट सकती है और कहीं से भी आपको आगे बढ़ा सकती है। तो राहु के बारे में यह है कि इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग। जो बहुत लोगों को नशे वगैरह की आदत लग जाती है,
वो भी राहु ही कराता है, स्मोकिंग की आदत लग सकती है, ये इसके नेचुरल सिग्निफिकेशन है। अनएथिकल काम जितने भी है, हम सोचते हैं कि अनएथिकल, हम तो कुछ नहीं करते, अपने अंदर झांक के देखना, अधिकतर लोग जब राहु की दशा आती है वो अनएथिकल काम करना सीख जाते हैं। अनएथिकल जो हम जनरल प्रैक्टिस में उन्हें मान के नहीं चलते, पर होते हैं अनएथिकल ही है कि हम गवर्नमेंट से कोई किसी चीज़ का हमने टैक्स बचा लिया, या हमने कोई और कुछ कर लिया, बार्गेन कर लिया, किसी को देखे बगैर, कोई देख नहीं रहे तो कुछ काम कर लिया, रेड लाइट क्रॉस कर ली, बगैर वो लगाए हुए अपने बेल्ट लगाए हुए कार लेके चले गए, बगैर हेलमेट के कार लेकर चले गए, तो ये आपको राहु करवाएगा। ये राहु नहीं होगा तो आप ये काम करने वाले नहीं हो। तो राहु हर एक की ज़िंदगी में होता है, तो राहु की दशा में वो अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन के रिजल्ट देता है, ये नियम बना लो। अब आ जाता हूँ मैं क्लासिक्स पे। तो भावार्थ रत्नाकर में राहु पे पूरा एक चैप्टर है। भावार्थ रत्नाकर जो कहती है वो अब मैं बता रहा हूँ दूसरा, जिसको हम अक्सर ही मानते हैं, और वो आपका बृहस्पति और होराशास्त्र से भी मिलती हुई है, और जितने भी ऑथर्स की अलग अलग बुक आती है एस्ट्रोलॉजी में वो ये कहानी लिखते हैं कि राहु और केतु, राहु के लिए जो वर्ड बोल रहा हूँ वो केतु के लिए भी है, कि राहु और केतु अपनी दशा में अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन के रिजल्ट देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो जिस भाव में है उस भाव स्वामी के भावों के रिजल्ट देते हैं, जिस भाव में बैठे हैं अपने डिस्पोजिटर के भावों के रिजल्ट देते हैं। सोर्स वही बनेगा जहां पर वो बैठे हैं, मगर रिजल्ट किसके देंगे? डिस्पोजिटर। सपोज वो मरकरी की साइन में बैठ गए तो मरकरी के राशियां होगी 3 और 6, तो 3 मतलब मरकरी की राशि 3 और 6 जिन भावों में, उनके रिजल्ट देंगे। ये दूसरे नंबर पर देंगे। तीसरे नंबर पर वो रिजल्ट देंगे आपके थर्ड वन। कई बुक्स में भी लिखा है कि डिस्पोजिटर के भी नेचुरल रिजल्ट देते हैं वो, कि जो उसका डिस्पोजिटर है उसके भी रिजल्ट देते हैं वो। चौथे नंबर पर जो उनके साथ युति में उसके भावों के रिजल्ट देंगे। पांचवें नंबर पर जो उन्हें एक्सपेक्ट कर रहा है उसके भावों के रिजल्ट देंगे। अब मैं आपको देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर करने वाला हूँ। आप सब लोगों को मैं जैसे बता रहा हूँ उससे अलग पता है ये। अभी अग्रवाल साहब ने भी ये क्वेश्चन रेज किया था और इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि आपसे कोई कहे तो मैं आपको ये समझाना है। राहु के रिजल्ट को लगाइए। राहु की सीक्वेंस क्या बताई मैंने? सबसे पहले नेचुरल सिग्निफिकेशंस, दूसरे नंबर पर राहु रिजल्ट देता है अपने डिस्पोजिटर के भावों के, मतलब जिस राशि में बैठा है उस राशि लौट के। तीसरे नंबर पर ऐसा भी माना जाता है कि डिस्पोजिटर के रिजल्ट देता है, तो उसको मैं अब अलग रखता हूँ। मगर चौथे नंबर पर वो कंजंक्शन के देता है। पांचवें नंबर पर जो उसे देख रहा है, whichever planet is aspecting राहु, राहु और केतु की कोई एस्पेक्ट नहीं होती, तो जो भी प्लेनेट राहु को देख रहा है उस प्लेनेट के भावों के रिजल्ट देता है ये, जो प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है। तो बाकी केस में भी तो हम यही लेंगे। बाकी केस में बहुत लोग क्या करते हैं कि वो प्लेनेट जिन भावों को देख रहा है उसके रिजल्ट देगा, उसके रिजल्ट नहीं देगा, उन भावों को इन्फ्लुएंस करेगा। मगर जो प्लेनेट उन्हें देख रहे हैं, जो प्लेनेट उस जिस प्लेनेट की दशा चल रही है उसे देख रहे हैं, उसके रिजल्ट मिलेंगे। और राहु के केतु के केस में ये चीज़ एज इट इज भावार्थ रत्नाकर में मेंशन की हुई है। मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ एक बार नियम क्या है, जिससे आपको याद रहे। और मैं एक केस में आपको इसको करके भी अभी बता दूंगा जो हमने चार्ट लगा रखा है। ये राहु केतु के लिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राहु एंड केतु आर शैडोई प्लैनेट्स and there exists a controversy regarding their Rashi lordship. The result of Rahu Ketu are unpredictable and the native, आप में से किसी ने माइक्रोफोन ऑन कर रखा है, काइंडली म्यूट कर लें। The result of Rahu and Ketu are unpredictable and native generally experiences their natural signification irrespective of their house placement. तो ये इसका रूल बता रखा है कि राहु केतु अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देते हैं, ये आप मानकर चलेंगे। बाकी के जो रूल हैं वो मैंने आपको बताए हैं कि राहु केतु के केस में हम क्या क्या देखते हैं, वो किन किन चीज़ों के रिजल्ट देंगे, वो भी मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ पीडीएफ में। किस भाव से क्या देखते हैं आप सबको पता होगा, नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। यह है देखिए रूल्स ऑफ राहु एंड केतु।
अब इनको आप इसके बियॉन्ड बिल्कुल मत जाना है, फुल्ली रिसर्च्ड है। इसके अलावा जो भी आप करोगे वो अपने आप को कंफ्यूज करोगे। आप बुक पढ़ सकते हो, मैंने मेंशन किया है एज पर भावार्थ रत्नाकर। राहु केतु गिव्स द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। फर्स्ट वन, भावाज ऑक्यूपाइड एंड ओन्ड बाय द प्लेनेट इन कंजंक्शन विद इट। भावाज ऑक्यूपाइड एंड ओन्ड बाय इट्स साइन लॉर्ड। जहां भावाज ऑक्यूपाइड एंड ओन्ड बाय इट्स साइन लॉर्ड, तो मतलब उसके भाव के जहां पर वो बैठा है उसके भी रिजल्ट ये दे देता है। भावाज ऑक्यूपाइड एंड ओन्ड बाय द प्लेनेट बाय विच इट इज एस्पेक्टेड। जो प्लेनेट इसे एस्पेक्ट कर रहा है उस वो जिस भाव में बैठा हुआ है और उसकी जो लॉर्डशिप है उन सभी के रिजल्ट देगा। मगर ऐसा होता नहीं है, मैं पहले बता देता हूं आपको। इसके अंदर बहुत सारी चीजें दे दी गई हैं। ये भावार्थ रत्नाकर से एज इट इज उठाया हुआ है कि राहु केतु नहीं, ये यही ऑर्डर है उसके अंदर, नंबर 2 नंबर 1 पे नहीं है। इट इज द सेम सीक्वेंस में दिया हुआ है, वही लिया हुआ है। एज पर भावार्थ रत्नाकर राहु केतु गिव द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। फर्स्ट वन ये देगा भावाज ऑक्यूपाइड एंड ओन्ड बाय द प्लेनेट इन कंजंक्शन विद इट। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कंजंक्शन वाले का होगा। सेकंड वन, भावाज ऑक्यूपाइड एंड ओन्ड बाय इट साइन लॉर्ड, तो मतलब जो इसका साइन लॉर्ड जहां पर भी बैठा हुआ है और जिनकी उसकी लॉर्डशिप है। थर्ड वन, भावाज ऑक्यूपाइड एंड ओन्ड बाय द प्लेनेट by which it is aspected. Now, if multiple planets are in conjunction with Rahu Ketu, एक से ज्यादा है, then it will give the result of the planet more prominently, which is degree wise placed closer to it. The same can also be said for the planet aspecting it. मतलब बहुत सारे प्लेनेट आपको इसे देख रहे हैं, बहुत सारे प्लेनेट युति में हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जो डिग्री वाइज क्लोज प्लेनेट इसको एस्पेक्ट कर रहा है या युति में है उसी के मेनली रिजल्ट ये देगा। तो राहु केतु के बारे में सभी तरह की एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अब मैं आपको फाइनली बता रहा हूं कि हमें क्या देखना है। ये तो मैंने आपको रूल बता दिया है, फाइनली राहु केतु के लिए हमें क्या देखना है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। नंबर 1, जहां पर बैठे हुए हैं वो सोर्स होगा, उसके रिजल्ट देने हैं, और डिस्पोजिटर का जो दूसरा भाव है उसके भी रिजल्ट देगा। जैसे राहु के यहां पर आपको रिजल्ट देखने हैं, तो राहु बैठा हुआ है आपके सेकंड हाउस के अंदर, तो सेकंड हाउस तो सोर्स बन जाएगा, और राहु का डिस्पोजिटर है यहाँ पर शनि, तो शनि के भावों के रिजल्ट ये देगा। ये आपका शनि का डिस्पोजिटर के भाव हो गए दूसरे और तीसरे, बस। इसके अलावा अब राहु के साथ युति में कौन है? इस केस में राहु के साथ कोई भी युति में नहीं है। राहु की कोई वो नहीं होती, आपकी रेंज नहीं होती। दूसरे प्लेनेट की रेंज के विदिन यदि राहु आ रहा है तभी युति में माना जाएगा, अदरवाइज युति में नहीं माना जाएगा। राहु केतु की कोई भी रेंज नहीं होती एस्पेक्ट की, क्योंकि इनका एस्पेक्ट भी नहीं होता। तो ये आपका जैसे वीनस की रेंज के बियॉन्ड जा रहा है, तो यहाँ पर ये वीनस के रिजल्ट नहीं दे रहा है। यदि ये कंजक्टेड होता तो वीनस के भावों के रिजल्ट भी देता, और इससे कोई एस्पेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर, तो हम यहाँ पर जाकर देखते हैं तो इसको कोई भी प्लेनेट एस्पेक्ट नहीं कर रहा है। यदि एस्पेक्ट यदि कर रहा होता प्लेनेट तो उसके भावों के रिजल्ट भी ये देता। केतु के केस में देख लेते हैं क्या इससे कोई कर रहा है क्या? केतु को भी यहाँ पर बाय द वे कोई नहीं कर रहा। और कोई एक कुंडली ले लेता हूं मैं राहु केतु को समझाने के लिए। अब यहां पर राहु केतु को देखिए, इसके अंदर क्या है कि राहु की स्थिति, सबसे पहले राहु आपका सोर्स बन जाएगा 5वां भाव। आप लिख लीजिए राहु जो रिजल्ट देगा 5वें भाव को सोर्स बनाकर देगा। ये 5th लॉर्ड की तरह एक्ट करेगा। तो 5वें भाव के रिजल्ट देना है, अपने डिस्पोजिटर के भावों के रिजल्ट देगा, तो ये 6ठे भाव के भी रिजल्ट देगा। तो राहु विल गिव द रिजल्ट ऑफ द 5th हाउस, राहु विल गिव द रिजल्ट ऑफ द 6th हाउस। राहु आपका युति में है, एक तो मार्स से है और एक युति में है आपका वीनस से, दोनों से युति में है, मगर ज्यादा क्लोजली कंजक्टेड है विद द मार्स, क्योंकि मार्स से इसका डिफरेंस 3 डिग्री है और वीनस से इसका डिफरेंस आपका अराउंड 5 डिग्री है। तो ये मार्स के भावों के रिजल्ट देगा। अब मार्स के भावों के रिजल्ट कौन से हो गया? 3रा भाव और 8वें भाव के मार्स रिजल्ट देने वाला, ये राहु रिजल्ट देने वाला है। इसके बाद हम देखेंगे इसके ऊपर किसी का एस्पेक्ट है क्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं जुपिटर एस्पेक्ट नहीं कर रहा, सैटर्न कहाँ पर है? सैटर्न इसके साथ है, वो युति में नहीं माना जाएगा, तो इस पर किसी का एस्पेक्ट नहीं है। अब इसमें आपसे इस कुंडली के अंदर आपसे पूछा जाए कि राहु किसके रिजल्ट देगा, तो हम कहेंगे राहु रिजल्ट देगा 5वें भाव के, राहु रिजल्ट देगा 6ठे भाव के, राहु रिजल्ट देगा 8वें भाव के, राहु रिजल्ट देगा 3रे भाव के, इन सभी भावों के रिजल्ट देगा। सोर्स बनेगा 5वां भाव। अब ध्यान से समझिए, देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्स। राहु ने डिस्प्यूट देना है, राहु ने परेशानियां देनी है। 5वां भाव
छठा भाव, आठवां भाव, तीसरा भाव, सारे भाव खराब हो गए। छठे भाव की वजह से इसको 6 के भी रिजल्ट देने हैं इसने राहु ने, इसको 8 के भी रिजल्ट देने हैं और इसको 3rd के भी रिजल्ट देने हैं। और रिजल्ट का सोर्स कौन सा बनेगा? 5वां भाव। अब देखिए 5वां भाव क्या सोर्स बनेगा, कितने तरीके से सोर्स बन सकता है 5वां भाव। 5वां भाव इन्वेस्टमेंट का भी है, 5वां भाव संतान का भी है, 5वां भाव गैम्बलिंग का भी है, 5वां भाव तंत्र मंत्र का भी है, 5वां भाव ओकल्ट का भी है, 5वां भाव लर्निंग का भी है। अब देखिए ये कितनी चीजें कर सकता है, ये सब आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए। यदि मैं इसको संतान को सोर्स मान लूं तो देखिए संतान की वजह से डिस्प्यूट हो सकता है, संतान की वजह से इसको डेट हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं यहाँ पर। और डिजीज तो खैर संतान की वजह से क्या होगी, फर्दर 5th हाउस सोर्स है तो देखिए 8th हाउस आ गया तो संतान की वजह से और कोई परेशानी हो सकती है। 8th हाउस तो कई तरह की प्रॉब्लम्स देता है, नहीं वीनस के हाउसेस के नहीं देगा, उसे हटा दीजिए। अब जो उससे क्लोजली कंजक्टेड है केवल उसी के हाउसेस के आप रिजल्ट मानकर चलोगे, जो क्लोजली कंजक्टेड नहीं है उसके हाउसेस के रिजल्ट नहीं मानकर चलेंगे। तो अब आपको नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ पर कि ये दूसरा हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट में। तो देखिए इन्वेस्टमेंट की वजह से इसको डेट लेनी पड़ सकती है, इन्वेस्ट और साथ साथ ही इन्वेस्टमेंट की वजह से और परेशानी हो जाएंगी। 8th हाउस तो कई तरीके का परेशानी का कारक है। इसके अलावा देखिए लर्निंग, अब हम कह सकते हैं इसको लर्निंग हो सकता है ऑकल्ट पढ़ रहा हो, लर्निंग हो सकती है ना, तंत्र मंत्र का भी 5वां भाव है, ऑकल्ट पढ़ रहा हो, ऑनलाइन पढ़ रहा हो, 3rd हाउस क्या है, तो इसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है 3 और 8 एक साथ इन्वॉल्व हो जाए तो वो पर्सन ऑकल्ट से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्स कर रहा हो, जैसे हम और आप बैठे हुए हैं। ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आइडियल है इसके लिए कि 5th हाउस सोर्स हो गया और आपका क्या हो गया, रिजल्ट किसके मिल रहे हैं आपको 8th के मीन्स ओकल्ट, और ये क्या है आपका ऑनलाइन हो गया, 3rd हाउस इज द ऑनलाइन। तो ये आपको यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। 6th हाउस में इन्वॉल्व हो सकता है कि आपको डिजीज हो सकती है, डेथ हो सकती है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है, किसी भी तरह की चीजें हो सकती हैं। तो हम क्या है कि उसमें बढ़ते नहीं चले जाएंगे, पहली चीज ये ध्यान रखना है, कम करना है आपको, बढ़ाना नहीं है यदि आपको कहीं किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है तो राहु केतु का जो नियम है वो क्लियर कट है। राहु केतु में हमें क्या है ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो राहु केतु अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन के रिजल्ट देंगे। तो आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप एक चीज पर फोकस करिए कि इसके नेचुरल सिग्निफिकेशन के रिजल्ट मिलेंगे। आपके पास कोई भी व्यक्ति आ जाता है कि राहु की दशा चल रही है मेरी, तो आप उसमें साफ साफ बता दीजिए राहु के ये सिग्निफिकेशंस हैं और ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपका मन भटक सकता है, इल्यूजन हो सकती है, आपके मन के अंदर नई नई बातें आ सकती हैं, ऐसे आइडिया आ सकते हैं अनऑर्थोडॉक्स टाइप जो जनरल ना हो, ऐसी चीज़ें आपके माइंड के अंदर आएंगी, आप किसी नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप उसे बता दीजिए, वो पक्का करेगा। और ये फर्दर हम दूसरे नंबर पर जो आएंगे नेचुरल सिग्निफिकेशंस के बाद हम देखेंगे कि उसके साथ कौन सा प्लेनेट कंजक्टेड है, कौन सा एस्पेक्ट कर रहा है उसे। तो मार्स कंजक्टेड है तो मार्स के भावों के रिजल्ट आपको मिलेंगे, उसको जो एस्पेक्ट कर रहा है, कोई एस्पेक्ट कर रहा हो तो केतु का एस्पेक्ट नहीं माना जाता, तो उसके भावों के रिजल्ट मिलेंगे। इस चीज को हम यहाँ पर ऐड करके चलेंगे। इसके बाद अब कंजंक्शन में मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था, तो आप इसको क्वेश्चन को रेज मत करना कि कई सारे एस्पेक्ट कर रहे हैं और कई सारे कंजक्ट कर रहे हैं। तो आपको जो हमें वो रिजल्ट चाहिए जो मेनली अपीयर होंगे, हमें वो रिजल्ट नहीं चाहिए। रिजल्ट तो पूरी कुंडली में जब किसी की भी दशा चलती है सभी 12 भावों के रिजल्ट मिल जाएंगे घूम फिर के। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, नवांश को ऐड करूंगा तो और भी मिल जाएंगे, मगर आपको ये ध्यान रखना है कि जो अपीयर होते हो वैसे रिजल्ट हमें देखने हैं, यह नहीं कि जो अपीयर नहीं होने हो। क्योंकि आप माइंड में क्लियर करिए, जब आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो ये माइंड में रखिए कि केवल जो आपको दिख रहे हैं वही रिजल्ट नहीं मिल रहे। हर इंसान की लाइफ में सभी 12 भावों के रिजल्ट रोजाना मिलते हैं। हर इंसान सुबह सुबह नहाकर अपना चेहरा देखता है आईने के अंदर, पहला भाव हो गया। इसके बाद वो घर में बात करता है, बाहर बात करता है, खाना खाता है, हर दिन करता है, दूसरा भाव हो गया। कुछ काम करने के लिए बाहर निकलता है, जैसे ही घर से पहला स्टेप होता है वो तीसरा भाव हो गया। घर वापस आएगा, लौट के आएगा, लड़े झगड़े या जो भी करे तो उसका चौथा भाव हो गया। हर दिन इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, ऐसा कोई जिंदगी में टाइम नहीं जाता कि वो कुछ ना कुछ सीखता नहीं। 5वां भाव हो गया। छठे भाव में या तो वो कोई डिसिप्लिन में होगा या किसी न किसी से उसका डिस्प्यूट होगा, किसी से कुछ उधार ले लेगा, किसी की कुछ उधार दे देगा। छठे भाव का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली आएगा, चाहे अपने ग्रोसरी वाले से उधार मंगा लो गया तो भी वो 6th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो गया। 7th हाउस आपका कोई न कोई पार्टनर होगा, आपकी वाइफ होंगी, हस्बैंड होंगे या और किसी तरीके का कोई पार्टनर होगा,
या आपका कोई एक्सपोजर होगा पब्लिक के अंदर, वो डेली होता है। 8वां भाव आपके माइंड के अंदर किसी न किसी तरीके की कोई न कोई परेशानी होगी। 9वां भाव आपको पिता से कोई लिंक होगा, आपके पिता से बातचीत होंगी, गुरु से बातचीत होंगी, आप किसी तरीके की कोई लर्निंग कर रहे होंगे, कोई स्पिरिचुअल काम कर रहे होंगे, डेली कर रहे होंगे, सुबह पूजा पाठ करके जाते हैं हम, 9वां भाव इन्वॉल्व हो गया। 10th हाउस आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो वो इन्वॉल्व हो गया। 11th हाउस आपके मन में हमेशा इच्छाएं होती हैं, कुछ ना कुछ इच्छाएं आपकी हमेशा हो जाएंगी, और कुछ नहीं तो आप कुछ रास्ते से निकल रहे हो तो कुछ खाने की इच्छा हो जाएगी, किसी की गाड़ी देखकर उसे देख के कुछ इच्छा क्रिएट हो जाएगी। 11वां भाव हमेशा चलेगा। आपको फ्रेंड से मिले हुए, आप पार्क में जाओगे तो मिलोगे, ऑफिस में जाओगे तो मिलोगे। और 12वां भाव आपको कुछ ना कुछ डेली खर्च करना पड़ता है। तो आपकी लाइफ के अंदर ये बिल्कुल भी मत रखिए दिमाग में कि आप के कोई भी ऐसा भाव है जिसके घटनाएं आपके साथ घटित नहीं होती। डेली दिन भर में 20 बार हर भाव से रिलेटेड घटनाएं घटित होती हैं। मगर जो एस्ट्रोलॉजर का काम होता है वो मेजर इवेंट्स को प्रेडिक्ट करना होता है, माइनर से इवेंट को प्रेडिक्ट करना नहीं होता। हम जो बात कर रहे हैं वो मेजर इवेंट, ऐसे इवेंट जो रोज नहीं घटते, ऐसे इवेंट जैसे आपको हम कहेंगे एक्सपेंस हो रहा है। अब रोजमर्रा का एक्सपेंस तो एक्सपेंस है, मगर आप कोई मेजर एक्सपेंस कर रहे हो। सपोज मेजर एक्सपेंस देशकाल पात्र के हिसाब से किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है 5,000 रुपये भी मेजर एक्सपेंस हो, किसी के लिए 50 लाख भी मेजर एक्सपेंस ना हो। तो पर्सन को अपना आप महसूस होगा कि मेरे बहुत ज़्यादा बड़े खर्चे हो गए इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। लर्निंग हम रोज करते हैं, मगर एक मेजर लर्निंग है कि मैंने ये एक पर्टिकुलर विद्या सीख ली, वो है लर्निंग। इन्वेस्टमेंट हम रोज छोटा मोटा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं करते रहते हैं। बैंक में 1,000 रुपये भी जमा कराए, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, उस पर भी हमें सेविंग अकाउंट से कुछ ना कुछ मिलता है। मगर हमने मेजर कहीं कुछ खरीद लिया, वो मेजर इन्वेस्टमेंट हो गया। कोई बड़े शेयर खरीद के पटक दिया, वो मेजर इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ऐसी चीजें हमें प्रेडिक्ट करके नेटिव को बतानी है, ना कि हम उस चक्कर में पड़ जाए कि इसके भी देगा, उसके भी देगा, उसके भी देगा। उन्हें रिड्यूस करिए, ज्यादा दूर तक नहीं जाना है। जो आपको रिजल्ट मेनली मान के चलने हैं। अब आप जब भी एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन दोगे, घटाइए चीजों को, बढ़ाइए मत। ये नियम है एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन करने का, कि सबसे पहला वो जो रिजल्ट देगा वो अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के देगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सोर्स क्या बनेगा, कहाँ बैठा है, मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कहाँ बैठा है, जुपिटर है यहाँ पर, नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देगा। कहाँ पर बैठा है ये, 10वें भाव में बैठकर देगा। तो 10th हाउस इसका नेचुरल सिग्निफिकेशन का सोर्स हो गया। आपको नेम फेम मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकती है, तो ये जुपिटर का काम है। 10वें भाव, नेम फेम की वजह कौन होगी आपकी, वो आपका 10th हाउस होगा। जुपिटर ये सारे काम करता है। इसके अलावा आपको ये देगा अपने भावों के रिजल्ट। तो ये आपका 4था भाव हो गया, 7वां भाव हो गया। सोर्स कौन सा हो गया, 10th हाउस। मकान खरीद सकते हो, किसकी वजह से, प्रोफेशन की वजह से, ऑफिस की वजह से, बिजनेस की वजह से, नौकरी की वजह से। आपका प्रमोशन है, 7th हाउस भी प्रमोशन को इंडिकेट करता है। इस तरीके से हम करेंगे कि आपको नेचुरल सिग्निफिकेशन के रिजल्ट को आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। दूसरा उसकी लॉर्डशिप हाउसेस को। तीसरा वो यदि एक्सचेंज है, वो जिसके साथ कंजक्टेड है उसके भावों के रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके भावों के भी रिजल्ट मिलेंगे। मगर आपको किसी को मेनली बताना है तो केवल 2 चीज़ों पर आप फोकस करेंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नेचुरल सिग्निफिकेशन और लॉर्डशिप हाउसेस के मिलेंगे। बाकी रिजल्ट आपको वीक मिलेंगे, वीक रिजल्ट मिलेंगे, मतलब ऐसे इनसिग्निफिकेंट इवेंट होंगे बाकी रिजल्ट में। बहुत मेजर सिग्निफिकेंट इवेंट नहीं होंगे। कि जैसे मैं बताऊं, आपका जुपिटर, मार्स, यहाँ पर सैटर्न, बाय द वे इसके अंदर मार्स और वीनस का, या मार्स और राहु का, या राहु और वीनस का हम कंजंक्शन मानकर चलें बाय द वे, तो मार्स के जो कंजंक्शन वाले के भावों के रिजल्ट तो मिलेंगे, मगर वो उतने सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, उतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं होंगे। ऐसा मत समझ लेना कि आपका राहु आपके 8वें और 3रे भाव के बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। खुद प्लेनेट ही देगा अपने भावों के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, क्योंकि राहु की लाइन में तो ठीक है, बाकी प्लेनेट के केस में कंजंक्शन बहुत नीचे के लेवल पर आता है, बहुत ऊपर के लेवल पर नहीं आता। जैसे यहाँ पे आपका मरकरी और मून का कंजंक्शन है। अब मरकरी अपनी दशा में मरकरी के रिजल्ट देगा, अपनी मरकरी के भावों के रिजल्ट देगा, वो आपको लग्न के 10वें भाव के रिजल्ट देगा और सोर्स होगा 7th हाउस। मगर मून का रिजल्ट देगा, मगर आप ये मत समझिए कि मून के रिजल्ट वो उतने स्ट्रॉन्ग होंगे, वो रिलेटिवली वीक होंगे, कंपैरेटिवली इनसिग्निफिकेंट होंगे। तो जो मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर वर्ड लिखा है उसको आप माइंड में बिठा कर रखिएगा। आपको जब भी किसी भी कुंडली को एनालाइज करना हो तो आप बढ़ते मत चले जाइए,
कम करने की कोशिश करिए। रिजल्ट तो जो जिन्हें भावों को देख रहे हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करेगा, जो इसे देख रहे हैं वो भी इन्फ्लुएंस करेगा, मगर अब एट लास्ट में आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उसे आप ध्यान रखें कि जो मेन रिजल्ट मिलेंगे नेचुरल सिग्निफिकेशन अपने लॉर्डशिप हाउसेस के रिजल्ट मिलेंगे, जिनके साथ कंजक्टेड हैं उनके रिजल्ट मिलेंगे, मगर वो लेस सिग्निफिकेंट होंगे। जो उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके रिजल्ट मिलेंगे, मगर वो लेस सिग्निफिकेंट होंगे। कोई भी प्लेनेट के जो किसी भी भाव के रिजल्ट मेनली उस भाव का लॉर्ड की जिम्मेवारी होगी, जिसके साथ वो युति में है वो भी रिजल्ट दे देगा, मगर वो काफ़ी वीक काइंड रिजल्ट होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग काइंड रिजल्ट नहीं होंगे। अब आपका इस टॉपिक से रिलेटेड किसी का भी कोई भी डाउट हो, आपका यह होमवर्क है सभी का। आपसे मैं किसी भी कुंडली लगा के पूछूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्या पूछूंगा कि आप बताइए आपको इसकी दशा में कौन कौन सा रिजल्ट मिलेगा, और मुझे इरेटिक वे में नहीं चाहिए आंसर। जैसे हम करेंगे एक युति पकड़ लाए, फिर एस्पेक्ट पकड़ लाए, जो सिस्टम मैंने बताया है आपको उसी वे में बताना है कि सोर्स कौन सा होगा। सोर्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने समझाने की कोशिश की है कि सोर्स 4th हाउस है, रिजल्ट आपको 7th और 10th के मिल रहे हैं, तो क्या मतलब है, इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, प्लेनेट प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले रिजल्ट देगा अपने नेचुरल सिग्निफिकेंस है, सेकंड वन लॉर्डशिप के देगा, तब कहीं जाके वो युति के देगा। युति भी कई से हो रखी है तो कईयों को मत पकड़िए, आप जो सबसे क्लोज युति में है उसके रिजल्ट देगा, जिससे युति जितना डिस्टेंस वाइज होती जाएगी आपके रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट होते जाएंगे, मिलेंगे मगर वो नेग्लिजिबल रिजल्ट मिलेंगे। तो उन पर हमें फोकस नहीं करना है, हमें उस चीज पर फोकस करना है जो आप किसी व्यक्ति को बताओ और उसे याद आए, हाँ ऐसा हुआ था। इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट आदमी 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में भूल जाता है, मगर सिग्निफिकेंट रिजल्ट उसे याद रहते हैं। जैसे आपको चोट लग गई, कहीं उंगली कट गई सब्जी काटते टाइम, 1 साल बाद कोई पूछेगा तब थोड़ी याद रहेगा कि उंगली कटी थी, मगर पता लगा हड्डी टूट गई, 2 महीने प्लास्टर चढ़ा रहा है, वो सिग्निफिकेंट इवेंट है। वो आपसे यदि वो 4 साल बाद भी पूछेगा तो वो उसे याद रहेगा। आप कहोगे आपको इनकम हुई थी उस टाइम, कमाई कोई 1000, 2000, 5000 रुपए आपको आगे होंगे तो वो थोड़ी याद रहेगा, मगर कहीं से आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट याद आया होगा तो आपको याद रहेगा, हाँ जी हुई थी मेरी कमाई। आपका कोई ट्रैवल हुआ, कोई छोटा मोटा ट्रैवल होगा तो आपको याद नहीं होगा, कोई सिग्निफिकेंट ट्रैवल हुआ, कोई कहीं आप घूमने गए, कई दिन रुक के आए, तो वो हम 10 साल बाद पूछेंगे तभी भी। तो हमें उन इवेंट के बारे में प्रेडिक्शन देनी होती है मेनली। जी नीलम मैम आप पूछिए। हाँ सर, भाव चलित में यदि प्लैनेट पिछले घर में आ जाता है तो क्या उस भाव के रिजल्ट देखने होंगे कि मैडम जैसे D1 में? यूटिलाइज नहीं करूंगा बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। ओके सर। मतलब जो मेरा ये मानना है कि हमको डिविजनल चार्ट यूज करने चाहिए। भाव चलित वो लोग यूज करते हैं जो लोअर लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी कर रहे होते हैं। लोअर लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी मतलब जिनको एस्ट्रोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो भाव चलित की कोशिश करते हैं। कोई भी बड़े एस्ट्रोलॉजर भाव चलित यूज नहीं करते बिल्कुल भी। जब भाव चलित यूज करना है तो फिर केपी एस्ट्रोलॉजी यूज करो, क्योंकि जो हमारा भाव चलित कुंडली जो हम यूज कर रहे हैं इसमें अपने आप में कंट्रोवर्सीज है। आपने भाव बना लिए और इक्वल भाव बना लिए, इक्वल होते ही नहीं है, बना कैसे लिए? आपका जो अर्थ है ही नहीं वो राउंड इन शेप, तो आपके सभी भावों का साइज इक्वल नहीं हो सकता। तो जो हम भाव चलित कुंडली यूटिलाइज करते हैं वो कुंडली अपने आप में गलत है। जब ये बनाई गई थी श्रीपद पद्धति से बनाई गई थी, उस टाइम पर अर्थ की एक्चुअल शेप के बारे में जानकारी नहीं थी, ज्योग्राफी के बारे में रिलेटिवली कम जानकारी थी। तो जो भाव चलित कुंडली बनी हुई मिलती है वो एक्चुअली अपने आप में पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं है, इसलिए भाव चलित को अवॉइड करना है। यदि एक्यूरेट यदि हम बना पाए तब हम उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। ये तो हम ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर। माधवी मैम। थैंक यू। हाँ सर, मुझे एक ही डाउट है, जब आप सोर्स बोल रहे थे ना, सोर्स को ध्यान रखना है। सपोज एरीज कुंडली है और 4th लॉर्ड मून 7th में बैठा है, तो कारकत्व के रिजल्ट 7th हाउस का वो थोड़ा सा मुझे कुछ एग्जांपल दोगे तो वहां मैं अटकी हूँ खाली। देखिए सोर्स का मतलब क्या है, अभी ये कुंडली मैंने ली थी आपकी कि जुपिटर की दशा में, एक मिनट शेयर करता हूँ मैं सोर्स समझी हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू 7th हाउस मुझे डाउट आ रहा है कि वो 7th हाउस भी ले लेते। अब यहाँ पर मरकरी आपको रिजल्ट देगा, और मरकरी रिजल्ट देगा किसके? 3rd और वो आपके लग्न और
10th हाउस 10th के, हाउस के। ठीक है, आपको 10th हाउस के रिजल्ट मिलने हैं। 10th हाउस का मतलब क्या है, आप ही बताओ क्या है? करियर प्रोफेशन, करियर प्रोफेशन, नेम फेम भी है ना। 10th हाउस। अब सोर्स कौन बना? 7th हाउस। पब्लिक। 7th हाउस का मतलब क्या है? आपको नेम फेम किसकी वजह से मिलेगा? 7th हाउस आपको बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके रिटेल उसको भी रिप्रेजेंट करता है, पार्टनरशिप को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके स्पाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। अब आपका नेम फेम स्पाउस से कैसे हुआ पता है आपको? अभी आप इंडिया पाकिस्तान में वॉर हुआ था तो 2 फीमेल वो आ रही थी एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ द आर्मी। यस, वोमिका सिंह थी, न्यूज रिपोर्टिंग पे आ रही थी। अब आपको क्या हुआ, देखिए उसके हस्बैंड का वैसे नेम फेम हो गया, सब लोग सर्च करने लग गए और उनके हस्बैंड का भी पता लग गया, इसके हस्बैंड है आर्मी में, आर्टिलरी के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल है। तो आपको 7th हाउस की वजह से उसके हस्बैंड का नेम फेम हो गया, जबकि कोई लेना देना नहीं था उनका। दैट इज द मीनिंग ऑफ द सोर्स। ओके, कि वो जो आपको रिजल्ट मिलने हैं वो किसकी वजह से मिलेंगे आपको। सोर्स का मतलब ये होता है कि हमें सपोज इनकम होगी तो किसकी वजह से इनकम होगी, पैसे मिलेंगे तो क्या कारण होगा पैसे का, किस वजह से हमें पैसे मिलेंगे, उसे हम सोर्स बोलते हैं। जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो किसने दी, व्हाट इज द सोर्स, तो जिसने बताया उसे हम सोर्स बोलते हैं। अब आपको 10th हाउस के रिजल्ट मिल रहे हैं और सोर्स 7th हाउस बन रहा है, इसका मतलब 7th हाउस के जो भी सिग्निफिकेशंस हैं उनकी वजह से हमें नेम फेम मिलेगी या हमें प्रोफेशन मिलेगा, या नौकरी भी हो सकता है इस व्यक्ति की नहीं लगी और नौकरी लग जाए। लगने का कारण क्या होगा? 7th हाउस। तो हो सकता है स्पाउस ने कहीं इसकी अप्रोच की हो, इस वजह से भी मिल सकता है, या कोई भी रीजन हो सकता है। मैं उस स्पेसिफिक रीजन पे नहीं जा रहा, तो सोर्स को ऐसे अंडरस्टैंड करना है। क्लियर है? मैं ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी प्रवीण जी बोलिए। सर नमस्कार। तो जैसे जो अगर दशानाथ जिसके साथ कंजक्ट कर रहा है तो उसके कंजक्शन वाले ग्रह के जो लॉर्डशिप है उसके तो हम मतलब बहुत कम रिजल्ट कहेंगे, तो जो जिसके साथ कंजक्ट कर रहा है उसके जो है नेचुरल सिग्निफिकेशन के रिजल्ट तो बताएंगे सर। नहीं, वो तो चंद्रमा की दशा है, नेचुरल तो वो अपनी दशा में देगा, कोई भी प्लेनेट दूसरा कैसे दे देगा नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट। नहीं तो अगर जैसे मैं आपके साथ से बैठा तो आपके गुण तो मेरे अंदर आ ही रहे हैं सर। नहीं, नेचुरल सिग्निफिकेशंस उस प्लेनेट मैं जब भी एस्ट्रोलॉजी करूंगा तो आपका पूर्ण तो मेरे अंदर रहेगा ना सर। मैं एस्ट्रोलॉजी करूंगा कहीं पे भी नहीं आएगा। नेचुरल सिग्निफिकेशन होते हैं, मेरी सुनिए बात यार, नहीं आएगा। मेरे अंदर गुस्सा है तो आपको में कैसे आ जाएगा मेरा गुस्सा? नेचुरली मेरी जो बिहेवियर है, मेरा जो नेचर है वो आपके अंदर कैसे चला जाएगा? नेचुरल सिग्निफिकेशन मैं बहुत ताकतवर हूँ, आप में कैसे ताकत आ जाएगी मेरी? नेचुरल सिग्निफिकेशन से मार्स के नेचुरल सिग्निफिकेशन का रिजल्ट जुपिटर कैसे दे देगा? तो नेचुरल सिग्निफिकेशन के रिजल्ट ट्रांसफरेबल नहीं होते। लॉर्डशिप के रिजल्ट वो दे देगा, उन भावों के रिजल्ट देने की जिम्मेवारी हो जाएगी। नेचुरल सिग्निफिकेशन बनाए इसीलिए हैं, हर एक प्लेनेट के अपने नेचुरल सिग्निफिकेशन अलग हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक आपका पहलवान है और उसके साथ में कोई वैसे ही दूसरा रहने लग जाए तो वो पहलवान थोड़ी बन जाएगा। वो नेचुरल सिग्निफिकेशन हैं जो आपके अंदर इनहेरेंटली आए हुए हैं। मेरे अंदर जैसे मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मेरी माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है, और मेरे साथ कोई एक दूसरा व्यक्ति रहता है वो शार्प नहीं है, तो वो शार्प थोड़ी हो जाएगा। वो मेहनत कर सकता है मगर वो शार्प नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे गॉड गिफ्टेड है। तो नेचुरल सिग्निफिकेशन इनहेरेंट क्वालिटी होती है, वो ट्रांसफरेबल नहीं होती। सर वो जो पहले कहते हैं संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते नहीं, हैं, वो नेचुरल सिग्निफिकेशन नहीं है भाई। नेचुरल सिग्निफिकेशन इनहेरेंट होते हैं। संगत से ताकत नहीं आ सकती, संगत से बुद्धि नहीं आ सकती, संगत की वजह से कोई लंबा नहीं हो सकता, संगत की वजह से कोई छोटा नहीं हो सकता, संगत की वजह से कोई गोरा नहीं हो सकता, संगत की वजह से कोई काला नहीं हो सकता। तो संगत से ये जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो नहीं बदल सकते। आपका जो बैक ऑफ माइंड क्या चल रहा है, आपका जो वैसे आउटर एक्सटर्नल आप चीज़ों को बदल सकते हो, इंटरनल चीज़ों को आप संगत से नहीं बदल सकते। तो कंजक्शन का कोई महत्व नहीं है सर, सिर्फ लॉर्डशिप देखा जाएगा बस। सिग्निफिकेशन में 0%। आपने कभी सुना है कि जुपिटर के साथ वीनस कंजक्टेड है इसलिए मैरिज करा देगा? जुपिटर की दशा में मैरिज हो जाएगी क्योंकि वीनस से कंजक्टेड है? बिल्कुल नहीं। वीनस ही अपनी दशा के अंदर मैरिज कराएगा, क्योंकि वो मैरिज का कारक वीनस है, जुपिटर नहीं है। और जुपिटर संतान देगा, वीनस नहीं देगा, बिकॉज संतान का कारक जुपिटर है, वीनस नहीं है।
आपका जो कंजंक्शन में केवल लॉर्डशिप हाउसेस का इन्फ्लुएंस होता है, कंजक्टेड है, नेचुरल सिग्निफिकेशंस नॉट एट ऑल, कोई भी लिंक नहीं होता उसमें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आनंद लक्ष्मी मैम। सर अभी जब हम दशा का देखते हैं D1 चार्ट में, साइमल्टेनियसली वी हैव टू सी इन नवांशा और द डिविजनल चार्ट्स आल्सो। प्रॉब्ली अभी मैं आंसर नहीं दूंगा, अभी आप आज की क्लास के क्वेश्चन पूछिए केवल। ओके ओके। मैं इसमें आपको सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पहले ही कि आप बिल्कुल आगे न बढ़ें, आपको जो आता है उसे आप छोड़ दें। नवांश कोई चार्ट ही नहीं होता और कोई प्लेनेट रिजल्ट नहीं देते। अभी केवल इतना बार याद रखें कि मैंने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, बाकी कुछ मत पूछिए। और एक सवाल है लाइक now Rahu suppose is placed at 16 degree, the ascendant is at 14 degrees, Venus is at 6 degree, so will we consider this as a conjunction? 16 and 6, 10 degree difference, will it be considered? No, it's not a नहीं conjunction. समझेंगे। Venus की रेंज ही नहीं होती टाइम, it's not a conjunction. Okay, ठीक, thank you। धर्मेश रावत जी। सर अभी ये जो बात हमने आज की है वो महादशा नाथ के लिए है ना? नहीं, अंतरदशा नाथ के सभी के लिए एप्लीकेबल है। अभी हमने कोई जिसकी भी दशा चल रही है उसके रिजल्ट इसी तरीके से देखा जाएंगे। जब दशा के अंदर अंतरदशा के देखेंगे तो उनको हम मिक्स करेंगे। अभी आपकी सपोज ये अंतरदशा चल रही है मरकरी की, तो अपनी अंतरदशा में किन किन भावों के रिजल्ट देगा वो ऐसे ही देखे जाएंगे। ठीक है सर। परवीन जी आपने फिर रेज किया है क्या हैंड? हाँ, मैं कह रहा सर राहु के साथ अगर कंजक्टर राहु तो ले लेगा ना सर गुण उसके, या राहु नहीं लेगा? नेचुरल सिग्निफिकेशन नहीं लेगा भाई, आपको बता दो दिया, नेचुरल कोई भी नहीं लेता। राहु उसकी लॉर्डशिप के रिजल्ट देगा ना, राहु अपने रिजल्ट देगा। राहु जुपिटर से कंजक्ट हो गया तो आप क्या सोच रहे हो राहु जुपिटर बन जाएगा? नहीं, ठीक है सर। कोई भी प्लेनेट नेचुरल सिग्निफिकेशंस कभी भी कंजक्ट नहीं होते, कंजक्ट होती है लॉर्डशिप। जिन भावों के स्वामी हैं, जैसे आप दो लोग हैं तो आपका कंजंक्शन हो गया, आपके पास एक मकान है, मेरे पास एक मकान है, तो हम कंजक्ट हो गए। इसका मतलब दोनों मकानों को यूटिलाइज कर सकते हैं। कंजंक्शन का मतलब है हमने एक तरीके से वो कर लिया एक दूसरे से, मगर वो इंटरनली आप नहीं होते। आप एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं, फिजिकल जो ऑब्जेक्ट हैं, उन्हें आप एक दूसरे से यूटिलाइज कर सकते हो। इंटरनल चीज़ों को थोड़ी यूटिलाइज कर सकते हो। मेरा दिमाग आप नहीं यूज़ कर सकते, आपका मैं नहीं यूज़ कर सकता। अगर राहु जुपिटर के साथ थोड़ी मर्सी तो आ जाएगी राहु के अंदर, ये नहीं आएगी सर? क्या आ जाएगी? मर्सी तो आएगी थोड़ी राहु के अंदर। राहु एक्चुअली जुपिटर को एज ए प्लेनेट राहु खराब करता है। राहु के अंदर कुछ भी नहीं आता, राहु को कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता, राहु ही मॉडिफाई करता है बस। इट इज अ मॉडिफायर। आपका राहु जो जिस भी प्लेनेट के साथ जाएगा, क्योंकि राहु नेचुरल सिग्निफिकेशंस के ही रिजल्ट देता है। राहु की कोई लॉर्डशिप तो होती नहीं है, तो राहु अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के हिसाब से दूसरे प्लेनेट को मॉडिफाई करता है या डायरेक्ट करता है, आप ये कह सकते हो। बाकी किसी प्लेनेट के लिए एप्लीकेबल नहीं होती ये चीज़, क्योंकि और सबकी लॉर्डशिप होती है। तो राहु तो नेचुरल है एक्चुअली। मैंने आपको बताया था कि राहु के केस में मैंने आपको क्लियर बोला था कि इन जनरल वो अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के ही रिजल्ट देता है, बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है उसका। मगर जब हम बाकी प्लेनेट को देखते हैं तो वो अपने लॉर्डशिप के रिजल्ट देते हैं इक्वली इंपॉर्टेंस के साथ। तो राहु जब किसी के साथ भी प्लेनेट के साथ बैठा होता है तो राहु के नियम हमने अलग बना रखे हैं, इसीलिए कि वो जो अपने डिस्पोजिटर है उसकी तरह बिहेव करेगा, नेचुरल सिग्निफिकेशन के रिजल्ट देगा, जो उसके साथ बैठा हुआ है उसके भावों के रिजल्ट देगा। ये बोल रहे हैं हम, ये नहीं बोल रहे हैं उसके रिजल्ट देगा, उसके भावों के, जो उसे एस्पेक्ट कर रहा है उसके भावों के रिजल्ट देगा। और इसी तरीके से राहु के रिजल्ट है। ठीक है सर, थैंक यू। चलो एंड करते हैं क्लास फिर, बहुत सारे लोग तो पहले ही छोड़ के जा चुके हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट सर। नमस्ते सर। प्रणाम सर।